सभी को गुड आफ्टरनून। श्रेया वीरू आपको भी गुड आफ्टरनून। Good और मार्केट में भी एक अच्छा आफ्टरनून ही कहेंगे। हालांकि आप कंप्लेन कर सकते हैं कि सुबह 24,757 लगाने के बाद मार्केट नहीं चला, लेकिन ठीक है, एक वन वे रैली के बाद स्पेशली एक्सपायरी डे पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बनती है। हाई से हम ज़रूर फिसले, लेकिन एक अच्छी चीज़ हुई, जो मार्केट सुबह 9:30 बजे एक बार लग रहा था कि बस वो थोड़ा कोलैप्स मोड में आ रहा है, वहाँ से मार्केट ने रिकवरी भी दिखाई। एक और चीज़ बहुत क्लियर है, और जिसे कहते हैं कि एकदम प्रूफ ऑफ पुडिंग इज़ इन द ईटिंग, या वीरू जो यूज़ करते हैं, क्या प्रमाण, कुछ मैं पूछूंगा वीरू से। प्रत्यक्ष को प्रमाण की हाँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। और रिलायंस क्लियरली अब मार्केट का नया बाहुबली। ये देखिए क्या शानदार मूव। और मैं ये कहूँगा कि शायद कल के मूव से ज़्यादा आज का मूव अच्छा है, क्योंकि कल तो फ्रेश मूव था, आज तो मार्केट ने उस मूव के ऊपर आपको 2.5-3% का मूव दिया। और आज के भी वॉल्यूम देखिए आप, रिलायंस में बड़े शानदार वॉल्यूम, आईटी शेयरों में शानदार रिकवरी, मिड कैप में आउट परफॉर्मेंस। तो कुल मिलाकर मार्केट के लिए सब ठीक है, कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा। फिर बिल्कुल आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है उस पर नजरें बनेगी। लेकिन बैंक निफ्टी फ्लैट ही रहा। ब्रॉडर मार्केट में भी देखें आप, मिड कैप ने थोड़ी कोशिश की, साथ ही अगर आप देखें आईटी ने पुल बैक दिखाने की कोशिश की। पीएसयू बैंक इन ग्रीन में कामयाब कारोबार करता हुआ कामयाब रहा, लेकिन बाकी सारे स्टॉक्स पे, सेक्टर्स पे आप देखें थोड़ा प्रेशर ज़रूर देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल यहाँ से ये एनर्जी की आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं। ऑप्टिमिस्टिक लगे आप, जब मैं सुन रही थी आपको, अभी भी मार्केट को लेकर हैं, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी, टेक्सचर कैसा है, कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? देखिए, मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ श्रेया, मतलब चाहे लाइफ हो या मार्केट। बाकी तो खैर मार्केट में अभी भी मैं यही कहूँगा कि 24,400 वो लेवल है क्लोजिंग बेसिस पर, जिसके ऊपर मुझे लग रहा है और बड़ी रैली होगी। आई थिंक इसके ऊपर बंद हुए तो 24,550 के रास्ते खुलेंगे। आई थिंक कुछ हद तक ये जो आज फर्स्ट आवर में रिएक्शन आया है, जो थोड़ा जियोपॉलिटिक्स को लेकर, इवेंचुअली हम सब जानते हैं कि कोई ना कोई एक्शन होगा, लेकिन कुछ हद तक मार्केट अब उसको स्ट्राइड में लेता जा रहा है। आई थिंक एक समय आएगा जब मार्केट अब इस पर रिएक्ट करना बंद कर देगा। लेकिन 24,400 के ऊपर अगर आप बंद हुए तो 24,550 का रास्ता खुलेगा। नीचे की तरफ क्लियरली आज का लो 24,300, अब वो सबसे अहम सपोर्ट बन गया। 24,300, 24,250। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब होना चाहिए आपका 24,180। जब तक आप 24,180 के ऊपर हैं, तब तक हर गिरावट में खरीदें और 24,180 का एक स्टॉप लॉस लगा दें सिस्टम में। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी में क्लियरली 56,000 एक बड़े रेजिस्टेंस के तौर पर उभर रहा है, क्योंकि आप देखिए बार बार हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ उसके ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहे हैं। आज भी हाई 55,960, मतलब करीब 56,000 वहाँ पर रेजिस्टेंस है। आई थिंक 56,000 के ऊपर अगर आप बंद होंगे तब वो अगला 58,000 का टारगेट ओपन होगा। अभी के लिए नई खरीदारी अगर आपको करनी है तो 54,800 से 55,000 का जोन ढूंढें। अगर कभी भी वो जोन में आपको एंट्री मिले तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन क्लियरली आज की सबसे बड़ी जो हाईलाइट रही है वो रिलायंस है, उस पर भी कुछ देर में बात करेंगे। लेकिन वीरू के पास चलते हैं आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिए। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। और मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली 11:45, 12 बजे के आसपास एक स्ट्रॉन्ग स्विंग जनरेट किया था रिवर्सल का निफ्टी आईटी ने, और लगभग उस वक्त 150 पॉइंट ऊपर था। नाउ निफ्टी आईटी यही इस वक्त हमको वो 24,300 का जोन ग्रिप करने में और उसको सिक्योर करने में मदद कर गया अनुज। 600 पॉइंट ऊपर क्या क्या है जो एच पे बैठा है, एक बार लेके आइए स्क्रीन पे आप। परसिस्टेंट मिड कैप आईटी में 2.5% ऊपर। मैं इस स्टॉक का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, अगले कुछ मिनटों में या फिर इस अगले 1 घंटे में जिस पर नज़र रखनी है वो है परसिस्टेंट मिड कैप आईटी में। ये फरवरी से चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को बाइसेक्ट करता हुआ अपने लास्ट ड्यू एवरेज को 100 EMA को अब ये क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। 54.35 एग्जैक्टली वही प्राइस है। 31,500 शेयर कम हुए, यानी कंप्लीटली साइंस ऑफ शॉर्ट कवरिंग। स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। बैंकिंग ऑल दो कोलैप्स हुआ, नो डाउट कि आज कोलैप्स हुआ, बट स्टिल एक स्टॉक जो कि एच पे बैठा हुआ है एक बड़े अच्छे ब्रेकआउट के, वो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक लेके आइएगा 204.92 डे हाई पर ट्रेड करता हुआ, और ये अब अपने जनवरी 1 वीक के स्विंग को काटने की कोशिश करता हुआ अगेंस्ट ऑल ऑड्स। यानी जो बैंकिंग में आज प्रॉफिट टेकिंग हुई है उसके आगे ये स्टॉक अभी भी खड़ा हुआ है, कोलैप्स नहीं कर रहा है, तो एक स्टॉक पे नजर रहेगी। और एक और मिड कैप आईटी में, दैट्स कोफोर्ज। आज ये स्टॉक एक ज़माने बाद, यानी 3 अप्रैल के बाद फर्स्ट टाइम अबाउट 250 रेमा के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। तो नजर रखिएगा परसिस्टेंट, कोफोर्ज मिड कैप आईटी में, और एक फेडरल बैंक का। अनुज, आज 2 दिन से हमारे डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट करता हुआ रिलायंस, और दूसरी ये पॉकेट जो सडनली आज निफ्टी आईटी खड़ी हो गई, बाजार ने अपने लिए
एक कहते हैं ना रास्ता तलाशना कि हमें तेज़ी कौन देगा उस पर फोकस करो, रिलायंस, और अब आपने आईटी ग्रिप कर लिया, तो ये आईटी पॉसिबली क्या इस थोड़े से स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन के बीच में थोड़ा और डिलीवर कर सकता है क्या? बिल्कुल, सिंस आपने आईटी की बात की, देखिए वीरू, मैं ये कहूँगा कि आज जो निफ्टी आईटी मूव आया है ना, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आज का ये जो मूव है ये किसी नंबर्स पर नहीं आया, किसी कमेंट्री पर नहीं आया, एक आउट ऑफ नोवेयर आया है। और आपको याद होगा कि इन्फोसिस, टीसीएस, इन सब के नंबर्स के बाद आईटी स्टॉक्स में एक रैली हुई थी, लेकिन पिछले 3-4 दिन से यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी। मार्केट का फोकस शायद थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव स्टॉक्स पे था, लेकिन आज की जो आईटी की रैली है ये मेरे ख्याल से शायद एक नए रैली की शुरुआत मानी जाएगी आईटी में। और आई थिंक अब सारे बड़े नंबर्स आ चुके हैं आईटी में से, अब बड़ा नंबर कोई बचा नहीं है, बस एक आध मिड कैप आईटी के नंबर्स बाकी हैं। आई थिंक सिर्फ कोफोर्ज का नंबर बाकी है, बाकी सबके आई थिंक नंबर्स आ चुके हैं मिड कैप आईटी में भी। तो आई थिंक मार्केट के पास अब मोर और लेस एक अच्छा टेक्सचर मिल गया मार्केट को कि यहाँ से शायद आईटी में एक बॉटम बन चुका 31,000 पर, ये क्लियर था, लेकिन वापस ऑल टाइम हाई पे जाएगा नहीं जाएगा ये कहना अभी थोड़ा टफ होगा। आई थिंक बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि यूएस में डेटा पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं, वो रिसेशन वाले आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अभी देखिए आज जैसे फॉर एग्जांपल एक दो कंपनियों ने, भले ही वो ऑटो कंपनियाँ थी, एक दो कंपनियों ने, अपनी ग्लोबल कंपनियों ने कहा है कि कोई सुस्ती के साइन दिख रहे हैं उनको, तो बीच बीच में ऐसी न्यूज़ आएंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी ऑल टाइम हाई जाने में टाइम लगेगा क्योंकि बहुत दूर है यहाँ पर, लेकिन बॉटम बन चुका है आईटी में। आई थिंक ये साइंस हैं। चलिए श्रेया के पास चलते हैं और बाकी स्टॉक्स की बात करते हैं आज की, और कार्यक्रम का क्रम भी समझेंगे। श्रेया जी, ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वीरेंद्र जी एक टॉपिक छेड़ रहे थे, रिलायंस, उस पर थोड़ा और डिटेल्ड व्यू जानना चाहूँगी मैं आपसे। रिलायंस जिसने बेरली ही कोई मूवमेंट दिखाया पिछले कुछ महीनों में, इन्वेस्टर्स को उतना एक्साइट नहीं किया, लेकिन Q4 के नतीजों के बाद देखें आप, कल 5% चढ़ा, आज 2.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, डे हाई पर। इनफैक्ट ऐसा क्या बदल गया Q4 में? और सवाल यहाँ से ये भी, क्या ये बस एक टेम्पररी क्षणिक रैली देख रहे हैं आप, या फिर किसी बड़ी चीज़ की शुरुआत होने वाली है? देखिए, जो भी हम कहें उसे टेक इट विद पिंच ऑफ सॉल्ट, लेकिन ये बात हमने कल भी की थी, आपने कल भी मुझसे ये सवाल पूछा था और मैंने कल भी आपको ये जवाब दिया था कि बॉटम लाइन ये है कि अब रिलायंस की री रेटिंग हो रही है। बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, कुछ देर में हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में भी, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि अब रिलायंस की री रेटिंग हो रही है। अब मार्केट को ये लगता है कि रिलायंस को आप एक प्योर कमोडिटी कंपनीज की तरह ना देखें, एक न्यू एज कंपनी की तरह देखें, एक सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन की तरीके से देखें, हर बिजनेस को अपना एक अलग वैल्यूएशन दें और उसके बाद उसको एक वैल्यूएशन दें। आई थिंक ये मार्केट का एक क्लियर सेंस है। और ये एक और रीज़न है जो मुझे लग रहा है कि निफ्टी में पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हाई है, क्योंकि देखिए आज जब मार्केट कोलैप्स कर रहा था तभी रिलायंस नहीं गिर रहा था। और आज इनफैक्ट श्रेया, आज एक बार जरा अगर आप देखें, आज अगर रिलायंस नहीं होता तो एक बार के लिए तो निफ्टी आज सुबह शायद हो सकता है कि वो अपने क्रूशल सपोर्ट मार्क्स को तोड़ देता। आज जो लो था निफ्टी का वो करीब 24,290 का था, वो आई थिंक 24,200-250 तोड़ देता आज अगर रिलायंस नहीं होता तो उस सेंस में रिलायंस की आई थिंक इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़बरदस्त बनती जा रही है। ये अपने आप में एक मार्केट के लिए एक अच्छी चीज़ होगी। ओके, तो ये बात होगी रिलायंस पर। एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो, आपको कोई भी पोजीशन बनानी हो तो अपनी पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। चलिए अब ट्रेंडिंग काउंटर्स की तरफ बढ़ते हैं, वो सारे काउंटर्स जिसमें आज अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है। मार्केट थोड़ा सुस्त है, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक मूव काफ़ी दिखेंगे आपको मार्केट में। आपकी स्क्रीन पर BEL शुरुआत से ही तेज, आज का स्टॉक ऑफ द डे देखिए लगभग 4% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। रिलायंस अगेन 2.5% से ज़्यादा की तेजी। टेक महिंद्रा में खरीदारी होती हुई नजर आ रही है, 2.5%। HCL टेक IT पैक में जिस तरीके से पुल बैक आज देखने को मिला है, काउंटर्स आपको वहाँ के ज़्यादा दिखाई देंगे तेजी वाले। ट्यूब इन्वेस्टमेंट अगेन 5.5% तेजी। हैल कल भी तेज था काउंटर, ये भी आज भी तेज है, 4.5% के करीब तेजी। PNB हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी 4.5% से ज़्यादा। और सोना BLW प्रेसिजन भी आज के सत्र में भागा 6% के करीब, लेकिन स्टॉक्स पर कई सारे डेंट भी पड़े हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट कल भी थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा था, आज भी दबाव देखने को मिल रहा है। मुनाफा वसूली यहाँ पे देखने को मिली 2% से ज़्यादा। पावर ग्रिड देखिए 2% के करीब टूट गया। ONGC में मुनाफा वसूली 1.5%। डॉक्टर रेड्डीज पर डेंट पड़ा 1.5% से ज़्यादा। कई और सारे काउंटर्स जहाँ पर
दिक्कत आज के सेशन में देखने को मिली। टाटा टेक उसमें से एक खबर के बाद ये टूटा 5.5%। ओबरॉय रियल्टी रिजल्ट के बाद यहाँ पर भी डेंट पड़ता नजर आया 2.5%। टीवीएस मोटर रिजल्ट अच्छे थे, ब्रोकरेजेस बुलिश, पर स्ट्रीट ने रिवॉर्ड नहीं किया, 3% के करीब यहाँ पर डेंट पड़ता। और वोडाफोन आइडिया पे भी यहाँ पे 2.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और मैं अपने पैनल से आपको मिलाती हूँ। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे JL1 के अमरदेव सिंह जी, टेक्निकल कॉल्स के जरिए आपकी कमाई के लिए हमारे साथ हैं प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, रचना वैद्य, सोनी पटनायक, श्रीकांत चौहान और जतिन गेड़िया जी। 2:15 पर यतिन बताएंगे आपको रिलायंस लगातार दूसरे दिन क्यों दौड़ रहा है। 2:20 पर सुदर्शन कुमार बताएंगे आज टीवीएस मोटर में गिरावट क्यों है। आखिर 2:25 पर रोहन सिंह बताएंगे कि दिल्ली में पेट्रोल डीजल की पुरानी गाड़ी रखना क्यों पड़ेगा महंगा। 2:30 बजे वर्लपूल में जोरदार तेजी क्यों है बताएंगी कंचन नौटियाल। 2:35 पर बंधन और फेडरल बैंक के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगे यतिन मोता। दीपाली राणा एक्साइड के नतीजों का प्रीव्यू करेंगी, साथ ही कंचन नौटियाल इंडस स्टार के नतीजों का पोल बताएंगी। 2:50 पर हमारे साथ होंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के CIO नवीन कुलकर्णी जी। 3:05 पर यतिन से जानेंगे डेली रूम चेक। 3:10 पर अनुज जी से कल के लिए स्ट्रैटेजी और 3:15 पर BTST STBT कॉल्स। चलिए हमारे गेस्ट कनेक्टेड हैं और अब बात करनी शुरू करते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है IT पैक से, वो है कोफोर्ज। एक बढ़िया सेटअप है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिला है, ट्रेड कर रहा है 7537। मेरे ख्याल से स्टॉप होना चाहिए 7446, ज्यादा नहीं। अपसाइड जो टारगेट है करीब 7600 के नजर आते हैं। कोफोर्ज 7530 पे प्रकाश सर की कॉल। 2% ऊपर ये ट्रेड करता हुआ शानदार मूव यहाँ पर। 625 अंक अब निफ्टी IT ऊपर हो चुका है और मिड कैप IT में ज़्यादा शार्पनेस इस पर। कोफोर्ज। सोनी जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाई पिक है हेवल्स में। हेवल्स फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं 1595 स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं। टारगेट है 1650 और 1670 के दो टारगेट्स यहाँ पे हैं। 200 डेमा को क्रॉस कर रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है और यहाँ पे कॉल पे ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रहे हैं। हायर स्ट्राइक्स में 1670 प्लस लेवल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सो फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं 1595 स्टॉप लॉस के साथ। ओके, हेवल्स के फ्यूचर में खरीदारी की राय सोनी जी की तरफ से आती हुई। मानस जी गुड आफ्टरनून, आपकी पिक क्या होगी आज के सेशन के लिए? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए परसिस्टेंट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर हम 200 दिनों की मूविंग एवरेज के आसपास 3-4 दिनों से कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 5320 के लगाने, 100 रुपए नीचे 5320 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 5625 5625 के टारगेट आपको सेट करने हैं परसिस्टेंट पे। ये कैश लेवल्स है। अगर चाहे तो 5400 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 275 के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 222 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 375 रुपए 375 के टारगेट सेट करने हैं 5400 के कॉल ऑप्शन। ओके, रचना जी गुड आफ्टरनून। रचना जी बताइए आपने क्या ट्रेड पिक किया? गुड आफ्टरनून। एंड मेरी तरफ से भी IT काउंटर्स में से रहेगा एम्फेसिस के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। 2544 के करीब है पुणे में और यहाँ पे हालांकि थोड़ी सी डिप पे अगर बाइंग करेंगे तो थोड़ा हेल्दियर हो जाएगा आपका ट्रेड। नेवरदलेस ये 2510 के ऊपर जब तक फ्यूचर्स पे बना रहता है, 2510 के SL के साथ अगर इसको लॉन्ग करा जाए तो इसका टारगेट हो सकता है 2600। ओके, एम्फेसिस पे आपकी बाय कॉल है। अब एक लास्ट टेक्निकल कॉल लेते हैं जतिन जी से। जतिन जी नमस्कार, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो FMCG पैक में से गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में होगा। एक 3 दिनों का कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुका है। हमें लगता है कि आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो एंटिसिपेशन में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 1255 का स्टॉप लॉस रखना होगा और 1315 के टारगेट रहेंगे। ओके, गोदरेज कंज्यूमर जतिन जी की पिक आज के लिए। तो क्लियरली IT और कंजप्शन स्पेस का बोलबाला। गाबा जी कोफोर्ज बाई साइड की पिक, सोनी जी हेवल्स में फ्यूचर्स की खरीदारी, मानस परसिस्टेंट और रचना जी एम्फेसिस, जतिन जी गोदरेज कंज्यूमर्स की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमरदेव जी वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। सर आप बताइए आपकी पिक क्या होगी, आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा? तो मेरा इन्वेस्टमेंट आइडिया जो है बैंकिंग स्पेस से है और फेडरल बैंक
को मैं ये करूंगा, रेकमेंड करूंगा, बिकॉज फेडरल बैंक यदि ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में जो हम लोग अभी मूवमेंट और अच्छी रैली हम लोगों ने देखी है, तो उसके जो अंडरलाइन फैक्टर्स हैं दैट इज डेफिनेटली वेरी हेल्पफुल। एक तो जो आरबीआई ने अपना स्टैंस चेंज किया, उसके बाद रेट कट की, और जैसे मॉनसून्स के भी एक्सपेक्टेड है कि वो मोर देन इट विल बी नॉर्मल, तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि बैंकिंग स्पेस में परफॉर्मेंस और अच्छी रहेगी। तो फेडरल बैंक पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है एट करेंट लेवल्स, उसमें बाइंग कर सकते हैं 10 to 12% ऑन द अपसाइड टारगेट के लिए 223 के लिए, और 190 का स्टॉप लॉस इसमें रखा जा सकता है। तो फेडरल बैंक के 2-3 रीजंस हैं। एक तो ये जरूर है कि वो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अभी है कंपेयर टू, यदि मैं अदर जो मेजर प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनसे कंपेयर करूं। प्लस बैंक जो है वो डिजिटल पे काफी फोकस बैंक का है, तो कहीं ना कहीं वो उसे एक स्केलेबल ग्रोथ के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जिसका वो बेनिफिट इस बैंक को मिलेगा। और इसके जो यदि मैं एसेट क्वालिटी की भी बात करूं तो वो भी अंडर कंट्रोल है। जो नेट एनपीए दैट इज 1% बिलो, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबिलिटी शो कर रही है बैंक। तो फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इसमें निवेश कर सकते हैं, और ये एक अच्छा स्टॉक फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। जैम 3 स्टॉक्स मैंने पिक किए थे, फेडरल बैंक, परसिस्टेंट और कुफोज, तीनों ही बाय कॉल में अपीयर हो चुके हैं। मोमेंटम है इनमें काफ़ी अच्छा खासा। अच्छा, ट्रेड्स पूरे हो गए। हमने शुरुआत की थी कोफोज, प्रकाश सर ने पिक किया 7530 पे, देन सोनी जी ने हेवल्स को पिक किया, रचना जी एम्फोसिस मिड कैप आईटी में, गोदरेज सीपी यहाँ पर जतिन ने पिक किया, और मानस जी ने आज परसिस्टेंट मिड कैप आईटी में किया, और आपकी फेडरल बैंक आज अमरदेव जी की कॉल थी। अब 1-2 स्टॉक्स लेके आइए जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। टेक्निकली एक स्पेस को बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि डिफेंस पे अभी तक कोई बाय कॉल नहीं आई है, कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो शायद इंट्राडे में बहुत अच्छा ना हो। बट मानस, इंक्लूडिंग HL, BL एंड सम स्टॉक्स इन कैश एज वेल, थोड़ी लिबर्टी अगर मैं आपको दूं, अभी भी आज एक बड़े ब्रेकआउट के लिए जो प्रिपेयर्ड है वो क्या है? फॉर इंस्टेंस मजगांव ने आज एक अपने मल्टी ईयर फ्लैग का ब्रेकआउट दिया, और कुछ जो कि चार्ट्स पे किसी बड़े स्विंग के लिए तैयार हो रहा है डिफेंस स्पेस में, वो क्या है? देखिए, बिल्कुल वही स्टॉक है जो आपने बोला। मजगांव डॉक में बहुत बड़ा कंसोलिडेशन था और एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है। आई थिंक अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं, अगर आपके पास समय है, अगर आप 1 साल का समय दे सकते हैं, तो आप 4000 के टारगेट के लिए भी खरीदारी कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे पोजीशन बनाइए और 2500 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का व्यू है, शॉर्ट टर्म का नहीं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और बाजार के फोकस में 2 दिन से रिलायंस का शेयर बना हुआ है। नतीजों के बाद 2 दिन में शेयर 7% दौड़ा है। जी हाँ, रिलायंस का शेयर 7% दौड़ा है। क्यों है इतनी रफ्तार? मार्केट को आखिर पसंद क्या है इन नंबर्स में, और क्या मार्केट अब व्यू बना रहा है? यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और रिलायंस इंडस्ट्रीज क्लियरली आज बाजार का बाजीगर है। पिछले 2 दिनों में 7% की ज़बरदस्त रैली आपको क्वार्टरली नंबर्स के बाद दिखाई दे रही है। बाजार को क्या पसंद आ रहा है और क्या आउटलुक है, इसके ऊपर नतीजे किस तरीके से, उसके ऊपर एक एनालिसिस करते हैं। अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के 4th क्वार्टर के नंबर्स की बात करें तो ऑब्वियसली काफ़ी शानदार रहे। 7% रिजल्ट्स के बाद शेयर में क्यूमुलेटिव रिटर्न आपने देखा। और स्पेसिफिकली अगर सेगमेंट्स की बात करें तो जो जियो प्लेटफॉर्म्स है, जियो मार्ट है, यहाँ काफ़ी अच्छा आपको ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दिया। जियो मार्ट्स में औसतन एवरेज डेली ऑर्डर्स में 62% की ग्रोथ आपको नज़र पड़ी। और उसी तर्ज पे अगर हम जियो का आरपू कहें, जो टेलीकॉम बिजनेस है, यहाँ अनुमान से बेहतर प्रदर्शन आया। 206 रुपये के ऊपर आपको आरपू मंथली बेसिस पे जाता हुआ नज़र पड़ रहा है, जो आगे जाके एक्सपेक्टेशन ये है कि बढ़ेगा। FY30 में अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट की गाइडेंस के हिसाब से न्यू एनर्जी कारोबार काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इनफैक्ट O2C कारोबार का जो मुनाफा है उतना ही बिजनेस आपको न्यू एनर्जी बिजनेस में मिलता हुआ नज़र पड़ेगा अगले 5 साल में। आने वाले जो नंबर्स हैं, आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, केपेक्स है, उस पर भी नज़र कर लेते हैं। सोलार PV मॉड्यूल का जो एक्सपेंशन है वो सक्सेसफुली ऑन शेड्यूल रन हो रहा है। इनफैक्ट पहली लाइन कमीशन हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम टेलीकॉम बिजनेस की बात करें तो इनका जो प्लान है विस्तार करने का जियो एयर फाइबर का, वहाँ 10 लाख कनेक्शंस पर मंथ के टारगेट के हिसाब से कंपनी काम कर रही है। और कुल मिला के अभी लगभग 2 करोड़ इंस्टॉलेशंस कंपनी बहुत जल्द पहुँचने का टारगेट रखती है। अगर हम बात करें बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की तो 30 गीगावाट आवर की कैपेसिटी का प्लांट जो है वो ऑन ट्रैक चल रहा है, और आने वाले क्वार्टर्स में आपको इस पे काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन केमिकल प्लांट्स की अगर हम बात करें तो कांडला में जोर शोर से यहाँ भी काम चल रहा है।
जो क्लियरली न्यू एनर्जी बिजनेस और आने वाले नए पॉलिएस्टर प्लांट के लिए भी एक बड़ा ट्रिगर रहेगा। और ऑब्वियसली अगर हम कोर बिजनेस की बात करें तो यहाँ भी O2C बिजनेस को स्केल अप करने की योजना कंपनी ने बनाई है। वैल्यूएशंस देख लेते हैं। देखिए GM फाइनेंस की जो टारगेट रिपोर्ट है वो 1580 की है, लेकिन इसके अंदर का SOTP वैल्यूएशन देखना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली रिटेल और जियो सबसे बड़ा वैल्यूएशन ट्रिगर है, लेकिन पेटकेम रिफाइनिंग बिजनेस की बात करें तो कुल मिला के यहाँ आपको दिखेगा कि लगभग 400 रुपये के आसपास की वैल्यूएशन दिखाई पड़ रही है। डिजिटल बिजनेस यानी टेलीकॉम कारोबार का 550 रुपये का SOTP है, रिटेल का लगभग 500 रुपये का SOTP है। और रिटेल माइंड यू आने वाले क्वार्टर्स में शानदार प्रदर्शन कर सकता है। और न्यू एनर्जी बिजनेस जो अभी आपको एकदम छोटा बिजनेस दिखाई दे रहा है, SOTP में केवल 80 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करता है, यहाँ एक वैल्यूएशन का बड़ा टेलविंड आपको नजर पड़ सकता है। और दूसरी जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनकी क्यूमुलेटिव SOTP वैल्यूएशन लगभग 40 रुपये के आसपास है, यहाँ भी एक बड़ा वैल्यूएशन अनलॉकिंग आपको होता हुआ नजर पड़ सकता है। ओके, तो रिलायंस पिछले 2 दिन में 7% के करीब चढ़ गया। शुक्रिया यतिन तमाम जानकारी के लिए। अमरदेव जी, रिलायंस में क्या भापा लोगों ने? शानदार तेजी हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों में Q4 रिजल्ट के बाद, टू बी वेरी प्रिसाइज। क्या इनका टेलीकॉम बिजनेस अट्रैक्ट कर रहा है या फिर डिलीवरी, कोई कॉमर्स में एंट्री, नो हिडन चार्जेस? कौन सी चीज़, कौन से सेगमेंट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है स्टॉक पर? देखिए ओवरऑल रिलायंस एज अ कंपनी हमेशा जो है वो एक मतलब मैं बोलूँगा स्लो एंड स्टेडी टाइप इन्वेस्टमेंट है। और निवेशक जो है वो रिलायंस को और जो भी मेजर हैवी वेट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं वो अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को ज़रूर रखना चाहते हैं, तो उसका बेनिफिट रिलायंस को डेफिनेटली मिलता है। दूसरी बात है कि रिलायंस की यदि हम लोग फ्यूचर लुकिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो सारे सेक्टर्स में या रिटेल हो, तो सारे सेक्टर्स में रिलायंस इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म इवन बेटर। तो कहीं ना कहीं इसका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। और दूसरी बात है कि प्राइसिंग यदि हम देखें तो रिलायंस में एक बहुत अच्छी करेक्शन आई थी फ्रॉम ऑलमोस्ट 1600 लेवल्स टू 1100 1150। तो मैंने भी काफ़ी लोगों को कहा था कि दैट्स अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो आई थिंक इस कारण से रिलायंस में लोग निवेश कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि दिस इज अ स्टॉक वन शुड डेफिनेटली कीप फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, एटलीस्ट 5 to 10 years होराइजन के लिए स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। जी देखिए, रिलायंस पे हमारी जगह ठीक था, फिर एक हाउस व्यूज थे और ट्रिगर्स पे हम बात कर रहे थे। अगेन फिर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, कृपया एक निजी राय जरूर रखें। अब आते हैं कुछ और बास्केट पे। कॉल्स में जतिन जी की कॉल थी गोदरेज CP, इंटरेस्टिंग कॉल। और मैं जब OIS को देख रहा था, लुक एट टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये भी अपने इस हफ्ते के स्विंग हाई को काटता हुआ। शिल्पा जी आपकी राय क्या, सोनी जी माफ़ कीजिएगा, इस पर राय क्या होगी? 1170, अब मैं देख रहा था 1170 क्या है, 1170 7 अक्टूबर को यही 100 DMA का वॉल्यूशन पॉइंट था, उसी को रीगेन करता हुआ। आपका व्यू इस वक्त इस पे कोई ट्रेड? लुक एट शॉर्ट कवरिंग, 25 लाख शेयर कम हुए यहाँ पर। जी वीरेंद्र जी, स्ट्रॉन्ग लग रहा है चार्ट्स पे और डेरिवेटिव्स डेटा पे दोनों, और लगता है कि टुवर्ड्स 1200 लेवल्स एक बार टेस्ट कर सकता है। इनफैक्ट अभी जो ये हाई ब्रेक कर रहा है, एक छोटा सा रेंज ब्रेकआउट है लास्ट 3-4 डेज का, एक जो हाई को ब्रेकआउट पे ला रहा है और टुवर्ड्स 1200 लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। करंट प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं। 1150 का एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है और स्टॉप लॉस वहीं पे रहेगा टुवर्ड्स 1150 1155 रेंज पे, और 1215 के यहाँ पे 2 टारगेट्स रहेंगे। कंटिन्यू होता है 1215 के ऊपर, एक्सटेंडेड रैली रहेगी अगेन टुवर्ड्स 1250 लेवल्स। हमें लगता है पोजीशंस यहाँ पे ले सकते हैं लॉन्ग्स के लिए। ओके, टाटा कंज्यूमर यहाँ पर अच्छा मूव आता हुआ इस समय डे हाई पर स्टॉक का। TVS मोटर की बात करते हैं। आज के टॉप लूजर्स में शामिल, नंबर्स बहुत अच्छे थे कल, लेकिन थोड़ी मार्केट की जिनकी कमेंट्री थी उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। क्या ये वैल्यूएशन का इम्पैक्ट है या जो इस क्वार्टर को लेकर सॉफ्ट कमेंट्री है उसका? एक बार सुदर्शन के पास चलते हैं। सुदर्शन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। सो इसको मैं 2 पार्ट में बांटूंगा। पहला अर्निंग्स, तो अर्निंग्स की अगर जो बात करें तो अर्निंग्स
बेटर देन एक्सपेक्टेशन था। अगर जो मार्जिन की बात करें तो मार्जिन आया था ऑलमोस्ट 14%, हमारा एस्टिमेट था 13%, बट ये 14% जो था उसमें PLI बेनिफिट्स था। TVS के अलावा सारी कंपनियां ने PLI बेनिफिट्स अपने पहले के क्वार्टरों में ये अनाउंस कर दिया था, लेकिन TVS सिर्फ एक ही कंपनी थी जिसने Q3 तक PLI बेनिफिट्स फैक्टर नहीं किया था। तो इस बार Q4 अर्निंग्स में उन्होंने पूरे साल का PLI बेनिफिट्स फैक्टर इन किया। उसको अगर जो आप फैक्टर इन करोगे तो एक्स PLI जो मार्जिन आया था 12.5%, वो भी लार्जली इन लाइन विथ एस्टिमेट्स है। तो अगर जो अर्निंग्स की बात करें तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। अब आते हैं दूसरी बात कमेंट्री में। तो सबसे पहला जो उन्होंने कमेंट्री दिया वो ग्लोबल ग्रोथ की कमेंट्री दिया। उनका जो बिगेस्ट ग्लोबल मार्केट है वो है अफ्रीका। उसके बारे में उन्होंने बोला है कि अफ्रीका बॉटम हिट कर दिया और यहाँ से सिर्फ ग्रोथ ही देखने को मिलेगा, तो वो रहा पॉजिटिव। अब आते हैं दूसरा डोमेस्टिक के बारे में उन्होंने क्या कहा कि FY25 में जो डोमेस्टिक ग्रोथ था सिमिलर ग्रोथ वो FY26 में भी देखेंगे। तो ये आइडियली पॉजिटिव होगा TVS के लिए, क्योंकि FY25 में TVS और आयशर ऐसी दो कंपनियां थी टू व्हीलर स्पेस में जिन्होंने आउट परफॉर्म किया था। तो फिर क्वेश्चन होगा कि स्टॉक गिर क्यों रहा है। उसका एक रीज़न है, उन्होंने Q1 रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा कॉशन इट वाज कॉशनरी स्टेटमेंट था। उन्होंने बोला कि Q1 में जो हो सकता है मॉडरेशन देखने को मिल सकता है। वो क्यों? क्योंकि 2024 में जो अप्रैल मंथ था वहाँ पे बेस इफेक्ट आया था, उसके कारण अप्रैल मंथ इस बार थोड़ा सा खराब हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने मई और जून की बात बोली कि मई और जून स्ट्रॉन्ग रह सकता है, क्योंकि इस बार मैरिज डेट्स का अगर जो नंबर देखेंगे तो 2025 में मैरिज डेट्स के नंबर्स 2024 से ज़्यादा है। तो ये भी आइडियली इतना नेगेटिव नहीं था Q1 का स्टेटमेंट, बट मार्केट ने इसको नेगेटिव लिया। दूसरा, अगर जो आप सारी कंपनियों को ले लेंगे तो TVS सबसे एक्सपेंसिव स्टॉक है, ऑलमोस्ट 40 टाइम्स है FY26 PE एस्टिमेटर अगर जो करेंगे तो। और दूसरा, इस साल भी 2025 में अभी तक 14% बढ़ा है, जो कि अगर जो टू व्हीलर सारे का सब कंपनियों को देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा बढ़त इसमें देखने को मिला है। इसके कारण हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ओके, तो मतलब 2025 में ज़्यादा शादियाँ हो रही 2025 में ज़्यादा 2025 डेट्स है डेट्स ज़्यादा है, डेट्स ज़्यादा हैं 2025 में 2024 से। ये बात होगी TVS मोटर की। दूसरा स्टॉक जो फोकस में है वो है संवर्धन मदरसन। हालांकि स्टॉक अभी भी ग्रीन में है, लेकिन हाई से थोड़ा हल्का हुआ। यहाँ पर सुदर्शन क्या अपडेट्स है? देखिए, संवर्धना मदरसन है, ये ग्लोबल कंपनीज़ को सप्लाई करते हैं। तो अब इसी में से दो ग्लोबल कंपनियां ने लास्ट 24 आवर्स में रिजल्ट दी है। वो है पहला ये वोल्वो और दूसरा है पोर्शे। वोल्वो ने क्या किया, अपना गाइडेंस 2 साल के लिए डेफर कर दिया है। सिर्फ गाइडेंस ही डेफर नहीं किया, उन्होंने बोला कि ऑलमोस्ट $2 बिलियन कॉस्ट वो कट करेंगे। अब ये कॉस्ट कट करेंगे इसका मतलब क्या हो, वो सिर्फ ले ऑफ नहीं करने वाले। उन्होंने बोला कि इसके कारण इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी नीचे आएगा। तो ये इसके और मदरसन इनका वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स है। अब दूसरी बात आती है पोर्शे की। पोर्शे की रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 4.5% ये फॉर्म करती है मदरसन के सप्लाईज से। और यहाँ पे पोर्शे ने क्या किया, इसके अर्निंग्स के बाद अर्निंग्स खराब आई, उसके बाद इन्होंने गाइडेंस शार्पली कट किया है। अब दोनों कंपनियों ने रीज़न क्या दिया है, एक मेजर रीज़न है US टैरिफ्स। पोर्शे जो कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल क्यों थी US टैरिफ से, क्योंकि उनका US में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ही नहीं। इसके कारण ये ज़्यादा उनको इम्पैक्ट देखने को मिला। और आप देख रहे हैं कि टाटा मोटर्स के स्टॉक में भी JLR के कारण, क्योंकि JLR का भी कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, इसके कारण टाटा मोटर्स भी लास्ट कुछ एक महीने में स्टॉक किस तरीके से गिरा है। और ये दोनों कंपनियों के कमेंट जो था गाइडेंस के ऊपर और दूसरा कॉस्ट कट के ऊपर, इसके कारण संवर्धना मदरसन फोकस में है। ओके, इसके कारण संवर्धन मदरसन फोकस में है। शुक्रिया सुदर्शन। तो ये सारी जानकारी सामने रखने के लिए और ये भी जानकारी सामने रखने के लिए कि 2025 में 2024 से ज़्यादा शादियों की डेट्स हैं। श्रेया थोड़ा एक्साइटेड हो गई थी उसके बाद। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। वीरू, आपको पता थी ये बात वैसे कि इस साल ज़्यादा शादियाँ हो रही हैं? लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 2025 में भी जो निपट जाए, क्या पता 1 लाख पे शादी हो जाए सोने पे। अगले साल 1.25 लाख का हो गया तो क्या करेंगे? तो वो सही है ना? ये रीज़न सही है। मतलब ये मम्मी पापा को रीज़न दे रहे हैं वीरेंद्र जी की बेटा शादी कर लो, सोना फिर हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट ईयर।
हाँ खैर, लेकिन वैसे ये तो मैं बात सही है। हाँ मैं बस ये सोच रहा था कि उसका टीवीएस से क्या कनेक्शन था, मैं बस ये जोड़ने की कोशिश कर रहा था। खैर एनीवे, मैंने जोड़ा ही नहीं जानबूझ के। हाँ इस पर मैंने जो एग्जैक्टली नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन खैर रचना जी, इस पर एक स्टॉक कॉल हो जाए, एक बज टीवीएस मोटर पर सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से एक रहा है, लेकिन आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग। जी, टीवीएस मोटर्स की अगर बात करें ना, ये आज भले इसमें ट्रबल आया है, लेकिन वैसे मैंने वीकेंड स्टडी में इसको हर एक हायर टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर चेक करा था। दिस इज एक्चुअली प्लेस वेरी वेल। आज भले इसमें ट्रबल हो और एक दो दिन से इसने थोड़ा डिप दिया है, लेकिन आने वाले टाइम में इसमें अच्छी मूवमेंट रहनी चाहिए, ऐसा पूरा चांस है। और हायर टाइम फ्रेम के चार्ट के हिसाब से ये काउंटर जब तक 2500 के ऊपर इनफैक्ट रहेगा, तब तक इसमें 3000 को क्रॉस करने के चांसेस भी रहेंगे ओवर 6 मंथ्स प्लस के टाइम पीरियड पे। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर डिप मिलता है तो आपको इसको पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए सोचना चाहिए, ना कि इसमें कोई शॉर्ट बनाने का या खाली ट्रेडिंग करके शॉर्ट साइड पे प्ले करने का। दिस इज वर्थ एडिंग इनटू द पोर्टफोलियो। ओके, वर्थ एडिंग इनटू पोर्टफोलियो। अच्छा चलिए, संवर्धन मदद की भी बात की थी। अमरदेव जी, आपका क्या व्यू होगा संवर्धन जैसे स्टॉक्स पर अब? यदि मैं संवर्धन देखूं तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी तो ज़रूर है, क्योंकि यदि मैं स्टॉक देखूं तो ओवरऑल ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी है, तो मैं इसमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। ओके, संवर्धना मदरसन बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है अमर जी को। कोई और स्टॉक्स की बात करते हैं। इनफैक्ट पीएनबी हाउसिंग आज इंट्राडे में आप देखें 10% की तेज़ी इसने दिखाई Q4 रिजल्ट के बाद। रिजल्ट अच्छे लगे, स्ट्रीट्स ने रिवॉर्ड किया, हालांकि फिर वहाँ से थोड़ा सा फिसला, मुनाफा वसूली भी देखने को मिल रही है, लेकिन लगभग 4.5% की तेज़ी के साथ ये कर रहा है कारोबार। गाबा सर, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ये स्टॉक कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है? जिस तरीके से रैली आज के सेशन में देखने को मिली, आगे भी वही उम्मीद की जाए, इसे चेज किया जाए? देखिए, गैप अप तो खुला पीएनबी हाउसिंग में, लेकिन वहां पर सेलिंग आ गई, तो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा अवॉइड कर ले, थोड़ा बेस बनने दीजिए, फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा तब लेना चाहिए। मेरे ख्याल से थोड़ी लेवल का अराउंड 1000 तक आने की संभावना, स्लाइड होने की संभावना है, वहां पर शायद सपोर्ट मिले। अगर वहां पर सपोर्ट मिलता है और बाय सिग्नल मिलता है तो वहां पर करना चाहिए पीएनबी हाउसिंग। ओके, पीएनबी हाउसिंग, और लग रहा था कि जो थोड़ा बहुत रिलीफ इंट्राडे बेसिस पे अब तक आईटी प्रोवाइड कर रहा था, कुछ हद तक रिलायंस प्रोवाइड कर रहा था, कुछ इंडिविजुअल अगर काउंटर्स विद इन एफएमसीजी बास्केट कर रहे थे, अब थोड़ा सा कंफर्ट वो भी जा रहा है। निफ्टी इस वक्त करीब 24,348 पे, बैंक निफ्टी करीब 55,500 पे है, तो वो मोमेंटम ऊपर की तरफ जो चल रहा था वो थोड़ा ख़त्म हो गया। कुछ ऐसे स्टॉक्स को यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं जो कि थोड़ा साइंस ऑफ रिवर्सल दे रहे हैं। रचना जी, फ्रैंकली स्पीकिंग, एक रिवर्सल देखकर मैं भी थोड़ा सा डाउटफुल हुआ, और वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। आपकी स्क्रीन पे 11,948 क्या मोमेंटम था, बट अभी भी वो 10 डेमा की ट्रैजेक्टरी टूटी नहीं है। आई मीन, जो भी इस पे लॉन्ग था उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्योंकि अब एक ऊपर लेवल से करीब 500 साढ़े 500 खिसक चुका है। क्या करना चाहिए अल्ट्राटेक में? जी, जो लोग भी शॉर्ट टर्म के हिसाब से अल्ट्राटेक में एंटर करे थे और 2 से 4 हफ्ते का व्यू लेके चल रहे थे और लोअर लेवल से एंट्री कर रहे थे, उनको ऑलरेडी प्रॉफिट बुक आउट कर लेना चाहिए था राइट एट द टाइम जब वो 12,000 तोड़ा है। और अब अगर कोई फ्रेश एंट्री शॉर्ट टर्म के हिसाब से करने के लिए सोच रहा है तो द स्टॉक हैज टू बी अलाउड टू सेटल डाउन, और दोबारा 12,000 के ऊपर अगर ये जाएगा आने वाले दिनों में, विच इज वेरी मच पॉसिबल के जा सकता है, तो हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से दोबारा 12,000 के ऊपर इसमें एंट्री कर सकते हैं फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। और जहां तक लंबे टाइम फ्रेम का नजरिया है तो इसमें यहाँ पे कोई भी गिरावट आती है तो दैट शुड बी लुक्ड एट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन ऑर्डर टू एड इट टू योर पोर्टफोलियो। ओके, चलिए अब बात करते हैं ऑटो सेक्टर से जुड़ी एक और खबर पर। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की पुरानी गाड़ी रखना आपको आने वाले दिनों में महंगा पड़ सकता है। दिल्ली सरकार ने अपनी ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी में ऐसी गाड़ियों पर ग्रीन लेवी लगाने का फैसला किया है। इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इंसेंटिव दिया जाए। इस खबर पर बात करने के लिए रोहन के पास चलते हैं। रोहन, गुड आफ्टरनून, बताइए।
जी जो नई ईवी पॉलिसी दिल्ली की होने जा रही है ये पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल पे काम करेगी, यानी कि जो पुरानी पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं उनसे ग्रीन लेवी लिया जाएगा और उससे इंसेंटिव दिया जाएगा नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों को। जो प्रपोजल है उसके मुताबिक हर वो गाड़ी जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, इलेक्ट्रिक नहीं है और 10 साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है उस पर ग्रीन लेवी लगेगा। कितना लगेगा? तो जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उन पे फ्लैट 7500 रुपये जो है वो सालाना लेवी लगाने का प्लान है। वहीं दूसरी तरफ जो बाकी गाड़ियां हैं उसमें नॉन ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हैं उसमें टू व्हीलर्स के लिए 2000 रुपये सालाना और जो नॉन टू व्हीलर जो इसके अलावा जितनी कैटेगरीज की गाड़ियां हैं उन सभी पे 5000 रुपये सालाना की लेवी लगाने का प्रस्ताव है। इससे एक स्टेट ईवी फंड बनेगा जो कि ईवीज को इंसेंटिव देगा। कितनी इंसेंटिव मिलेगी? तो लगभग सभी कैटेगरीज में अगर आप देखें 10,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर की इंसेंटिव देने का प्लान रखा गया है, बसेस को छोड़ के, जहां पे 20,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर की इंसेंटिव दी जाएगी। जो मैक्सिमम कैपिंग है वो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग रखेगी। मसलन कि अगर टू व्हीलर्स की बात करें तो 30,000 से ज़्यादा इंसेंटिव नहीं मिलेगा। ऑटो रिक्शा या थ्री व्हीलर्स या जो गुड्स व्हीकल हैं उनकी बात करें तो उसमें 45,000 तक का जो है कैपिंग दी गई है। साथ ही अगर फोर व्हीलर्स की बात करें जो गुड्स व्हीकल हैं वहाँ पे 75,000 रुपये तक की कैपिंग है। और अगर ई बसेस की बात करें तो 15 लाख रुपये पहले 200 बसेस जो होंगी स्कूल बसेस उनके लिए रखा गया है। ये भी बता दें कि लगभग 11,000 ई बसेस का प्लान रखा गया है इस प्लान में, जो कि अगले कुछ सालों के अंदर दिल्ली सरकार जो है परचेज करेगी। हालांकि मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि ये फिलहाल एक प्रपोजल है, ये कंसल्टेशन पेपर है जो तमाम जो ऑटो कंपनीज हैं, ऑटो एसोसिएशन हैं उनको दिया गया है। एक बार मशवरा हो जाता है उसके बाद ही इस पर सहमति बनेगी। फिलहाल ये एक ड्राफ्ट है। अभी दिल्ली में जो पुरानी ईवी पॉलिसी थी उसको 3 महीने का एक्सटेंशन मिला है और एक बार इस नई पॉलिसी पर सहमति बनती है तभी यह लागू होगी। चलिए रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल के लिए ये पॉलिसी ड्राफ्ट ध्यान रखिएगा ये, और अभी पुरानी पॉलिसी कंटिन्यू करेगी 3 महीने के लिए। अच्छा वीरू, आपको तो फर्क नहीं पड़ेगा ना ऐसे? वैसे आपने तो खैर नई गाड़ी ले ली थी और वैसे भी आप तो नोएडा में अभी तो नोएडा में है और अभी तो है, काफ़ी साल है, इसीलिए पेट्रोल के लिए थे अनुज। नहीं, वो पेट्रोल पे भी लगने के चांसेस होंगे आगे जाते हुए, जितने भी नॉन ईवी हैं सब पे तो पेट्रोल। लेकिन फिर भी डीजल तो रखना दिल्ली में क्राइम है इस वक्त, है ना? तो इसीलिए हाँ बिल्कुल। महिंद्रा पे एक चार्ट चेक ले लेते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा पे गाबा सर, M&M। महिंद्रा एंड महिंद्रा, यस। महिंद्रा एंड महिंद्रा में मेरे ख्याल से यहाँ पर भी 4 हफ्तों से 3 साढ़े 3 हफ्ते से एक अपमूव मिला है। अब थोड़ा यहाँ पर थका हुआ नजर आता है और 3000 एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस भी है। मेरे ख्याल थोड़ा रुक जाए, फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट में तब लेना चाहिए। थोड़ा अवॉइड कर लें इसलिए क्योंकि थोड़ा स्ट्रेच है महिंद्रा में। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा थोड़ा स्ट्रेच लग रहा है अभी। थोड़ी अभी आपको रुककर वेट एंड वॉच की सलाह है इस पर्टिकुलर काउंटर पर। जतिन जी ने गोदरेज बताया, टाटा कंज्यूमर भी हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन स्पेस से आप देखें तो वरुण बेवरेजेस पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे थोड़ी नरमी देखने को मिली। अगर आप 5 दिन की बात करें तो स्टॉक करीब 5.5% तक करेक्ट हो चुका है। अभी भी डील लो के आसपास ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा, करीब 1.5% की गिरावट के साथ वरुण बेवरेजेस। मानस जी, वरुण बेवरेजेस क्या लग रहा है स्टॉक में कहाँ गड़बड़ी हो रही है, और अभी जिस लेवल पर है क्या यहाँ पे ऐड करने की सलाह होगी या फिर आपको लग रहा है और पेन परसिस्ट कर सकता है? नहीं, आई थिंक यहाँ पर ऐड नहीं करना चाहिए शेयर जी, क्योंकि स्टॉक ने रैली दिखाई थी करीब 420 रुपए से 560 तक, लेकिन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया और अब लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। आप ध्यान रखिए कि अगर 514 के नीचे गया तो गिरावट बढ़ेगी, तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 514 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए और अब फ्रेश खरीदारी तो तभी करें जब स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो, जो कि अभी के लिए 560 रुपए के आसपास है। ओके, अंबुजा सीमेंट के नंबर आए। मीनवाइल नंबर ठीक ठाक लग रहे हैं। 4700 करोड़ से इनकम बढ़कर आई है, मुनाफा भी 532 करोड़ से बढ़कर 928 करोड़ पर आया है। अमर जी, आपका सीमेंट पैक में क्या होगा टॉप पिक? म्यूट पर है। तो सीमेंट पैक पे मुझे अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो मैं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव उसे प्रेफर करूंगा, बिकॉज ओवरऑल यदि मैं देखूं तो जो सीमेंट पैक है और इंफ्रास्ट्रक्चर के मतलब जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, तो कहीं ना कहीं अल्ट्राटेक के यदि हम लोग रिजल्ट्स भी देखें तो वो भी काफ़ी अच्छे आए। मार्च के जो रिजल्ट्स थे कंपेयर टू दिसंबर रिजल्ट्स,
और मैं ये मानता हूं कि जिस तरह की ग्रोथ हमें अल्ट्राटेक में सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है, प्रॉफिटेबिलिटी जरूर एक कंसर्न रही है, बट सेल्स ग्रोथ एक अच्छी डबल डिजिट रिटर्न, डबल डिजिट रही है, करीब 13% 14% के आसपास। तो अल्ट्राटेक सीमेंट में जब भी करेक्शन आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज में बन सकती है। करंट लेवल्स पे हालांकि मैं बाइंग रेकमेंड नहीं करूँ। ओके, तो करंट लेवल्स पे बाइंग रेकमेंड नहीं करेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट पे, सीमेंट स्पेस पर। ये राय फिलहाल अमर जी की तरफ से आते हुए। एक और स्टॉक की बात कर लेते हैं। आप देखें वर्लपूल में जिस तरीके से तेज़ी आज के सेशन में देखने को मिल रही है, लेकिन आप ध्यान दें सिर्फ आज के सेशन की ये तेज़ी नहीं है, पिछले एक महीने में भी देखें तो लगभग 30% तक ये स्टॉक चल चुका है। और इनफैक्ट एक महीने में भी शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर ने दिखाई है। अब तेज़ी तो अच्छी है, एक महीने में आप देखिए 30%, साथ ही 5 दिनों में 17.5% से ज़्यादा की तेज़ी के करीब वर्लपूल में यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन क्या ये तेज़ी परसिस्ट कर रही है? चार्ट्स पे क्या इंडिकेशन फिलहाल देखने को मिल रहा है इसके? हालांकि तेज़ी क्यों है इस पर्टिकुलर काउंटर में और समझेंगे आगे शो में, लेकिन उससे पहले टेक्निकल चेक। सोनी जी, वर्लपूल कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? स्टॉक कैसा दिख रहा है? जी श्रेया जी, चार्ट्स पे हमें लगता है कि यहाँ पे जो आज एक अच्छा मूव नजर आया है, कंटिन्यू हो सकता है अगर होल्ड कर रहा है लेवल्स ऑफ 1230 इंट्राडे पे वॉल्यूम्स के साथ। आज स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। 1230 का जो एक ब्रेकआउट आया है उसके ऊपर सस्टेन करता है क्लोजिंग बेसिस पे, पोजिशनली टुवर्ड्स 1400 टेस्ट कर सकता है। यहाँ पे एक गैप है 31 जैन और 29 जैन के बीच में, वो गैप फिलअप करने की कोशिश करेगा सर्टेनली टुवर्ड्स 1500 लेवल्स। ये पोजिशनल प्ले रह सकता है, स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, बट 1230 यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। ओके, होल्ड तो कर सकते हैं फिलहाल, लेकिन तेज़ी जिस तरीके से आज के सेशन में देखने को मिली वो तेज़ी क्यों है? और दरअसल ईटी की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक आप देखें तो वर्लपूल इंडिया की पेरेंट फर्म हिस्सा घटाने की योजना बना रही है, प्लानिंग कर रही है। खबर पर ज़्यादा डिटेल के साथ कंचन जुड़ गई है। कंचन, बताइए क्या है खबर, क्या है डिटेल्स? जी डेफिनेटली, जैसे कि आपने बोला कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बात चल रही है कि जो वर्लपूल कॉर्प है वो अपने इंडिया के यूनिट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 31% की जो हिस्सेदारी है वो घटाती हुई नजर आ सकती है, और 20% की जो हिस्सेदारी है कंपनी अपने पास रख सकती है। अगर डील साइज की बात करी जाए तो 55 से 60 करोड़ डॉलर की ये डील का जो है अनुमान लगाया जा रहा है। अब देखिए बेसिकली जो वर्लपूल चाहती है, वो वर्लपूल ये चाहती है कि 2 फंड्स मिलके यहाँ पे जो हिस्सेदारी है उसको खरीदे, कोई एक फंड ना खरीदे। ऐसा वो इसलिए चाहती है कि जो मेजॉरिटी स्टेक है वो वर्लपूल की पेरेंट कंपनी के पास रहे और उसका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो रहे। इस टाइम पे अगर हम देखें, अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो इस टाइम पे होगा क्या? इस टाइम पे ये होगा कि जो ओपन ऑफर है वो यहाँ पे हमें स्ट्राइक होता हुआ दिखाई देगा। अकॉर्डिंग टू सेबी के जो रूल्स है 26% से ऊपर की कोई भी ये होता है तो यहाँ पे ओपन ऑफर आता हुआ दिखाई देगा। अब बेसिकली जो वर्लपूल इंडिया है उसको ये और भी ज्यादा ऑपरेशनल ऑटोनॉमी देने के लिए पूरा का पूरा जो काम काज है ये होता हुआ दिखाई देगा। इससे पहले हमने देखा था कि फरवरी 24 को इनकी जो पेरेंट कंपनी है उसने अप्रॉक्सीमेटली 25% के स्टेक्स को बेच दिया था। डील साइज की बात करी जाए तो 4039 करोड़ का था, जिसके बाद हमें शेयर्स में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन वापस से यहाँ पे एक अपडेट आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी कंफर्म नहीं है, रिपोर्ट्स ऐसा बता रही है, जिसके बाद यहाँ पे दमदार तेजी देखने को मिली है। नहीं है, बट आई थिंक एज पर द रिपोर्ट्स ये पॉसिबिलिटी है, और एटलीस्ट वर्लपूल चाहते हैं कि दो अगर आप देखें यहाँ पे पार्टीज जो हैं वो इस स्टेक को पिक करें। मुझे लगा प्राइमा फेसिया कंचन यहाँ पर वर्लपूल से प्रोस्पेक्टिव बात करें। दिल्ली का तापमान जानना आई थी क्या आप यहाँ पे हैं? दिल्ली में गजब तापमान है इस वक्त। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस पूरी बातचीत के लिए। अच्छा, वर्लपूल पे बात करेंगे, एक थोड़ा सा एक स्पेस देते हैं, लेकिन उससे पहले श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। पहले श्रीकांत, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का, फिर वर्लपूल का मैं आपसे भी लूँगा, आपका इस वक्त का ट्रेड क्या है? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, मुझे लगता है इन लेवल्स पे अभी जहाँ पे मार्केट खड़ा है वहाँ पे आपने देखा होगा कि हर एक सेक्टर ने अच्छी तेजी कर ली है, बट अगर इंडेक्स फिर भी अगर 24,300 350 के ऊपर अगर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, जो कल या परसों के जो हाईएस्ट लेवल से उन लेवल्स के ऊपर अगर ये ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ से मार्केट में और भी तेजी हो सकती है, और उसको यहाँ से मार्केट को और ऊपर लेके जाने के लिए मुझे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग आएगी आईटी कंपनीज में। तो आईटी स्टॉक्स में मुझे लगता है कि कोई ना कोई स्टॉक है कि जो यहाँ से अच्छी तेजी में पार्टिसिपेट कर सकता है, और उसमें स्पेसिफिकली मुझे लगता है इन्फोसिस में लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है।
1500-1505 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है इसमें शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। 1460 का स्टॉप लॉस रखे। टारगेट्स नजर आते हैं 16 से लेकर 1650 के। ओके चलिए आप एक काम करते हैं, 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको। चलेंगे सोनी जी के पास सस्ता ऑप्शन के लिए, फिर रचना जी के पास चलेंगे एफएनओ सुपरस्टार के लिए, मानस जी के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार के लिए, और अमरदेव सिंह हैं हमारे साथ मिड कैप फंडा के लिए। सोनी जी बताइए आपका ट्रेड। अनुज जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में रेकमेंड करना चाहती हूँ HDFC लाइफ की 720 कॉल ऑप्शन मे सीरीज की बाय कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 12 रुपए का। पहला टारगेट है 30 रुपए का, उसके ऊपर सस्टेन करता है देन टुवर्ड्स 38 और 42 लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। अपने सारे शॉर्ट टर्म एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ऑप्शन चेन ब्रेकआउट 710 के ऊपर है, आज का लो मार्केट वहीं पे सस्टेन काफी स्ट्रांगली कर रहा है। पोजिशनली स्टॉक मुझे लगता है कि टुवर्ड 750 और 770 ये दो लेवल्स मे सीरीज में टेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे 720 कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, सोनी जी का ट्रेड है HDFC लाइफ, और कल के न्यूज़ ब्रेक के बाद अब तक मोमेंटम परसिस्ट करता है HDFC लाइफ में। अभी भी ये कॉल आप 720 की पकड़ सकते हैं। रचना जी के पास चलते हैं एफएनओ सुपरस्टार के लिए। रचना जी क्या पिक कर रही हैं आप? जी मेरी तरफ से सिंजीन में लॉन्ग साइड का ट्रेड रहेगा। सिंजीन बहुत दिनों से बहुत ज्यादा गिरा है और डेली चार्ट पे भी अगर देखें तो एक्सट्रीमली ओवर स्ट्रेस लग रहा है ऑन द डाउन साइड। दैट इज द रीजन, और फिलहाल मोमेंटम भी बन रहा है। दैट इज द रीजन कि और कुछ ना सही अगर ये पुल बैक भी करे, मीन रिवर्जन भी करे, तो भी अच्छी खासी तेजी यहाँ पे बनने के चांसेस है। फ्यूचर्स के हिसाब से 631 पे बैठा हुआ है। अगर ये 622 के ऊपर बना रहेगा तो अपसाइड पे 640 एंड 45 के टारगेट्स यहाँ पे एक्सट्रीम नियर टर्म के हिसाब से लगा सकते हैं। ओके, सिंजन फ्यूचर्स में खरीदारी की राय, और लगातार गिरने के बाद आज यहाँ पे थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है, खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। मानस जी के पास चलते हैं चार्ट का चमत्कार के लिए। मानस जी बताइए आपका चार्ट का चमत्कार। देखिए, चार्ट के चमत्कार के लिए सोना कॉम्स में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम के साथ आज 50 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रीगेन कर लिया है। काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, तो स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 474 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 530 रुपए के टारगेट सेट करेंगे सोना कॉम्स में। ये कैश लेवल्स है। अगर चाहे तो 500 वाला कॉल ऑप्शन 20 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से 40 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। ओके, सोना पर एक ट्रेड आती हुई। अब चलते हैं अमर जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। अमर जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? तो मिड कैप फंडा में मैं ऑटो स्पेस से अशोक लीलैंड को प्रेफर करूंगा फ्रॉम अ मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो इसमें कुछ कारण है। एक तो ये कि कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रही है इलेक्ट्रिक और ऑटोनोमस व्हीकल्स में, क्योंकि जिस तरह की व्हीकल्स बना रहे हैं, और इन लोगों ने रिसेंटली जो लंदन बेस्ड कंपनी के साथ टाई अप किया है टू प्रोड्यूस ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक ट्रक्स, और कहीं ना कहीं ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने डोमेस्टिक जो है मार्केट को इसमें वो फर्दर पोजीशन को पोजीशन को जो और मजबूत करें। और ये भी एक्सपेक्टेड है कि जो अर्निंग्स इनकी ग्रोथ रहेगी वो डबल डिजिट्स में रहेगी, 10 to 12% इज एक्सपेक्टेड। और मैं ये मानता हूँ कि इसमें कुछ चैलेंजेस ज़रूर हैं, क्योंकि जो राइजिंग जो कॉस्ट है, कॉस्ट इनपुट्स, वो एक कंसर्न ज़रूर है कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में। और क्योंकि कंपनी फोकस कर रही है अपने डोमेस्टिक ऑपरेशंस पे, और साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी इनका फोकस एक अच्छे तरीके से आ रहा है, तो मैं ये मानता हूँ कि फ्रॉम अ मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इसमें बाइंग की जा सकती है। तो इसमें 2 से 3 साल में वन कैन एक्सपेक्ट एनीवेयर बिटवीन 40 to 50% प्राइस अप्रिसिएशन। चार्ट रेट्स पिक किए हमने, एक एक करके आपके स्क्रीन पर देता हूँ। यहाँ पे सोनी पटनायक जी ने सस्ता ऑप्शन पिक किया HDFC लाइफ की 720 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन, आपको बाय करनी करीब 1910 पे 30, 38, 42 का लक्ष्य यहाँ पर। रचना जी ने एफएनओ सुपरस्टार पिक किया, उनका ट्रेड रहा आज सिंजन फ्यूचर्स। इट्स अ टिपिकल रिवर्सल ट्रेड, 640, 642 का लक्ष्य रखना है यहाँ पे आपको। और मानस ने पिक किया आज का चार्ट का चमत्कार सोना BLW प्रिसिशन लगभग 530 के लक्ष्य के लिए। और अमरदेव सिंह जी ने आज का मिड कैप फंडा पिक किया, स्किप आपके स्क्रीन पे अशोक लीलैंड। चलिए अब एक काम करते हैं, अर्निंग्स की बात करते हैं, और कुछ नंबर्स जिनके अब हमें थोड़ा विचार करना है, जिन पे रिजल्ट्स कैसे रहेंगे एक आभास लेने की कोशिश करते हैं। यतिन से बात करेंगे हम बंधन बैंक और फेडरल बैंक, इन दो नंबर्स को लेकर। दीपाली है हमारे साथ, उनसे एक साइड पे बात करेंगे, और साथ ही साथ कंचन से इंडस टावर पे। पहले यतिन, पहले बात करते हैं बंधन और फेडरल बैंक, क्या एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर?
देखिए, सबसे पहले बंधन बैंक के बारे में बात करते हैं क्योंकि स्टॉक काफ़ी रिजल्ट्स के पहले पहले वॉलेटाइल दिख रहा है। अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो पिछले क्वार्टर की तरह ही यहाँ सॉफ्टनेस देखने को मिलेगी। इनफैक्ट नेट इंटरेस्ट इनकम साल दर साल बेसिस पे 2% घटने का अंदाज आपको देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली लास्ट ईयर का बेस प्रॉफिट का छोटा है राइट ऑफ्स की वजह से, तो इस टाइम एक्सपेक्ट कीजिए कि जो प्रॉफिट है वो 55 करोड़ से बढ़ के लगभग 450 करोड़ आए, लेकिन ये एक नॉन एग्जिस्टेड नंबर है तो इस पर खास ध्यान नहीं देंगे। इनफैक्ट ध्यान देंगे डिपॉजिट के नंबर का और क्रेडिट ग्रोथ यानी लोन ग्रोथ के नंबर का, जो लगभग 11 से 12% के बीच में एक्सपेक्टेड है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स क्लियरली इस टाइम प्रेशर में रहेंगे। एक्सपेक्टेशन ये है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन 6.5% रहें, जो पिछले क्वार्टर लगभग 6.9% के आसपास थे। तो एक 40 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में आप एक्सपेक्ट कीजिए। इसके अलावा एसेट क्वालिटी भी सिक्वेंशियल बेसिस पे थोड़ी बहुत प्रेशर में रह सकती है। क्या ट्रेंड्स हैं एमएफआई बिजनेस को लेके, छोटे लोन्स का क्या ओवरऑल कलेक्शन है, ये सब रेशियोज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे रिजल्ट्स के अलावा देखने के लिए बंधन बैंक के। अब चलते हैं फेडरल बैंक पे, जहां नंबर स्टेबल दिखेंगे। इनफैक्ट नेट इंटरेस्ट इनकम आपको दिखेगी 9% बढ़ते हुए साल दर साल बेसिस पे, जो 2400 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेक्टेड है। और अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो यहाँ मामूली 4.5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 940-950 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेक्ट कीजिए प्रॉफिट नंबर। हालांकि डिपॉजिट ग्रोथ 9% होने के बावजूद एक्सपेक्टेशन ये है कि 13% तक आपको क्रेडिट ग्रोथ दिखाई देगा, क्योंकि टिपिकली Q4 में फेडरल बैंक का जो लोन ग्रोथ होता है वो काफ़ी शानदार रहता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी 3.1% के आसपास स्टेबल टू फ्लैट रहने के अनुमान है। हालांकि अगर हम बात करें Q3 में एक डिसअपॉइंटमेंट था, लेकिन Q4 में नंबर्स आपको स्टेबल दिखेंगे। FY26 में क्या मैनेजमेंट का गाइडेंस है, क्या कॉस्ट रेशियो है, किस हिसाब से एसेट क्वालिटी वो देखते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी फेडरल बैंक के लिए। ओके, तो चलिए ये बात हो गई बैंकों की। दीपाली के पास चलते हैं और जानते हैं कि एक्साइड से क्या एक्सपेक्ट करें। दीपाली, गुड आफ्टरनून। एक्साइड के नंबर्स थोड़े से सॉफ्ट साइड पर ही रह सकते हैं। अगर नेट सेल्स देखें तो यहाँ पर -0.6% की डी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, यानी जो आंकड़ा है वो 3,897 करोड़ का रह सकता है। मुनाफे में भी 6% की गिरावट वाई बेसिस पे आ सकती है। 266 करोड़ का मुनाफा कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। वहीं एबिटा भी 516 करोड़ से घट कर आ सकता है 475 करोड़। एबिटा मार्जिन में भी 90 से 100 बेसिस पॉइंट की गिरावट रह सकती है और एबिटा मार्जिन 12.9% से घटकर 11.9% आने की पॉसिबिलिटी है। दरअसल जो ये रेवेन्यूज में हम मार्जिनल डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लार्जली है वीकर डिमांड की वजह से। इंडस्ट्रियल सेगमेंट में वीक डिमांड बनी हुई है। साथ ही जो ऑटो OEM सेगमेंट है वहाँ भी एक्सेस चैनल इन्वेंट्री होने की वजह से जो डिमांड है वो वीकर साइड पर बनी हुई है। सिर्फ एक रिप्लेसमेंट मार्केट ऐसा है जहां पर डिमांड अभी भी स्टेडी बनी हुई है, तो एक वो सेगमेंट है जो कि अच्छा परफॉर्म करेगा। बाकी सेगमेंट्स में थोड़ी सी वीकर साइड परफॉर्मेंस रह सकती है। मार्जिन्स में जो 90 या फिर 100 बेसिस पॉइंट का डिप आ सकता है वो आ सकता है हायर इनपुट कॉस्ट की वजह से। अब अर्निंग्स तो थोड़े से सॉफ्ट साइड पर रहेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा आगे का आउटलुक, स्पेशली इंडस्ट्रियल और ऑटो OEM डिमांड को लेकर क्या कमेंट्स आते हैं मैनेजमेंट के, वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही साथ सोलर सेगमेंट में डिमांड को लेकर भी आगे की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि वहां पर कुछ ब्राइट स्पॉट्स देखने को मिले हैं। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी इस बार के अर्निंग्स में कमेंट्री के हिसाब से, वो है जो लिथियम आयन सेल बैटरी प्लांट कंपनी लगा रही है बेंगलुरु में, वो FY26 से ऑपरेशनल होना है। क्या वो प्रोग्रेस ऑन ट्रैक है, क्या कमेंट्स आते हैं, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन थोड़े सॉफ्ट साइड पर ही फिलहाल नंबर्स आते हुए दिखाई देंगे वीक डिमांड सिनेरियो की वजह से। वीक डिमांड सिनेरियो की वजह से नंबर सॉफ्ट रह सकते हैं, कमज़ोर रह सकते हैं। और रिजल्ट से पहले देखिए एक साइड लगभग 2% करेक्ट होकर फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। शुक्रिया दीपाली तमाम जानकारी के लिए। अब कंचन के पास चलते हैं। कंचन, बताइए आप इंडस स्टार के नतीजे कैसे रह सकते हैं, स्ट्रीट क्या उम्मीद लगा रहे हैं? जी, अनुमान ये जताया जा रहा है कि नंबर हमें यहाँ पे पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकते हैं, चाहे हम कंपनी के रेवेन्यू फ्रंट पे बात करें, एबिटा फ्रंट पे बात करें या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे हमें केवल मार्जिनली ही बढ़ती हुई दिखाई दी है। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, जो रेवेन्यू यहाँ पे करीब 6% तक का बढ़ता हुआ नजर आया है। एबिटा में भी करीब 11% की बढ़त देखने को मिल सकती है और प्रॉफिट कंपनी का जो है वो 2.5 से 3% तक बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा जो कंपनी का रिकरिंग एबिटा है वो भी 2% बढ़ने की अनुमान जताया जा रहा है। टार टेनेंसी से जो मजबूत ग्रोथ है वो यहाँ पे आती हुई दिखाई देगी। जो लो एनर्जी अंडर रिकवरी है उसका भी यहाँ पे सीधा सीधा कंपनी को जो है वो फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। यही नहीं बल्कि जो कंपनी का प्रोविजन रिवर्सल है उससे जो एबिटा है वो यहाँ पे बूस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। और कंपनी ने आपको बता दी कि Q4 में अप्रॉक्सीमेटली 4,500 नेट टार को ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में। साथ ही Q4 में ही 8,000 करोड़ के टेनेंसी जोड़ने की भी उम्मीदें जताई जा रही है। अब
अब ये बात कर लेते हैं कि इस टाइम पे आपको फोकस कहाँ पे रखना है। फोकस एरिया आपका होगा कि मैनेजमेंट की कमेंट्री किस तरीके की आती है रिसीवेबल्स पे के ऊपर जो वोडाफोन इंडिया के से आने वाली है, और साथ ही साथ अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट हुई थी बोनस को लेके और स्टॉक स्प्लिट को लेके बोर्ड मीटिंग में, उसके ऊपर किस तरीके से फैसला आता है। चलिए, तो ये अब कुल मिलाकर कल के आने वाले अर्निंग्स के प्रीव्यूज़। चलिए वीरू, थोड़ा मार्केट ऐसा लग रहा है कंसोलिडेट कर रहा है, कुछ खास कर नहीं रहा। तो कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको। एक बहुत आज इंटरेस्टिंग मैंने एक चीज़ पढ़ी। ये जो हमारे कलीग है मंगलम मालू, उनकी रिसर्च है, पहले बताता हूँ मैं। वो उन्होंने मतलब काफ़ी पैशनेट है वो, तो उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ डाली थी, तो मुझे वो अच्छी लगी, तो मैंने वो उस डेटा पॉइंट उठा लिया। MRF सभी क्रिकेट खिलाड़ियों के, जो बड़े क्रिकेट खिलाड़ी हैं उनके बैट पर आपने MRF देखा होगा। सचिन तेंदुलकर से स्टार्ट हुआ था, आपको याद होगा, उनके बैट पर MRF लिखा होता था। ऐसे कुल मिलाकर बहुत कम, स्टीव वॉ, बहुत कम लिमिटेड प्लेयर्स रहे हैं जिनके बैट पर MRF का लोगो रहा है। आज जो MRF का स्टॉक का प्राइस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें एक कनेक्शन छुपा है। वो जो स्टॉक प्राइस है आज, वो इन सब के जो रन है उसके इक्वल है। सचिन तेंदुलकर ने 34,300 रन बनाए थे, ब्रायन लारा ने 22,358 रन बनाए थे, स्टीव वॉ ने 18,500 रन बनाए थे, विराट कोहली ने 27,600 रन बनाए हैं, अभी भी खेल रहे हैं ऑब्वियसली विराट कोहली। ये इंटरनेशनल रनों की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। AB डिविलियर्स ने 20,000 रन बनाए और गौतम गंभीर ने 10,324 रन बनाए। इन सब का सम टोटल 1,33,148 और MRF का शेयर प्राइस आज देखिए 1,33,000, आज का हाई करीब 1,33,200। फैसिनेटिंग है ना स्टडी वीरू? इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। बस अभी रिसेंटली MRF ने एक और जोड़े हैं, शुभमन गिल। अभी उनके नहीं लिए क्योंकि उनको अभी जोड़ा गया है, मार्च में जोड़ा गया है, तो फेयर नहीं है उनके रन्स को अभी लेना। अब जब वो अच्छा करेंगे तब तक होपफुली MRF के स्टॉक प्राइस में वो भी जुड़ जाएगा मेरे ख्याल से। तो ये एक बैरोमीटर हो सकता है MRF का स्टॉक नापने का आपको, कि जो उनके जिनको भी वो हायर कर रहे हैं एज ब्रांड मैनेजर या वो, उसमें आप थोड़ा सा एक उनके रन्स ट्रैक करें तो MRF का स्टॉक प्राइस ट्रैक कर सकते हैं। ईश्वर करे शुभम गिल भी अच्छा करें। शुभम गिल को थोड़ा सा ये ज़रूरत है कि पिच पे डटे रहें, आकर एकदम ताबड़तोड़ नहीं, थोड़ा टाइम बताए, है ना। बस बिल्कुल सही कह रहे हैं। पोटेंशियल बहुत है, पोटेंशियल बहुत है। आई थिंक इन सब प्लेयर जितना ही है, बस वो अपने वो थोड़ा सा, आई थिंक पिछले 1-1.5 साल में थोड़ी ज़्यादा उनकी काफ़ी तारीफ हो गई थी, तो शायद वो पता नहीं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन शायद वो थोड़ा सा उसमें आ गए, इन्फ्लुएंस में आ गए। और क्लियरली वर्ल्ड कप में अनुज, वर्ल्ड कप में अच्छा खेल रहे थे। स्टार्ट का आपने तो कवर भी किया था वर्ल्ड कप, जाते थे आप मैदान में, न्यूजीलैंड के मैच में गए थे, अच्छा था, लेकिन डिलीवर नहीं कर पाए उससे, तो वो पिच पे टाइम स्पेंड नहीं करते अदरवाइज। बिल्कुल। खैर वो बल्ले पर हमने MRF का स्टिकर सचिन के तो पूरे करियर में देखा है, क्या खूबसूरत नज़ारा होता था ना अनुज। बिल्कुल। इस पर एक व्यू ले लें MRF के स्टॉक पर। यहाँ से मानस MRF 1,33,000, अभी पिछले 2-3 साल पहले हम बात करते थे कि 1 लाख स्क्रीन पे फिट बैठेगा या नहीं, अब 1,33,000। देखिए व्यू तो अभी भी बहुत पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि आई थिंक स्टॉक जब करेक्ट हुआ था तो स्टॉक ने 200 वीक मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट किया, करीब 8 या 9 हफ्ते पहले की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जब रैली स्टार्ट हुई तो हायर टॉप हायर बॉटम चार्ट पे क्लियरली बन रहे हैं। आई थिंक करेक्शन कंप्लीट हो गया है, ये नेक्स्ट मूव है जिसमें वापस पिछले हाईज जो कि 1,50,000 के आसपास है वो बिल्कुल टेस्ट हो सकते हैं। करंट लेवल्स पे नहीं, कभी कोई गिरावट देखने को मिले तब खरीदारी करना बेहतर रहेगा, और आपको स्टॉप लॉस 1,24,000 के नीचे लगाना है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब मार्केट पर बात करने के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज से CIO नवीन कुलकर्णी जुड़े हैं। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। क्या लग रहा है मार्केट को देखकर, क्या ये मान के चलें कि ये अब हम ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे? पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि ये 2 कारण है। एक तो ये क्वार्टर के नतीजे अगर हम देखें तो जो बैंकों के नतीजे आए हैं वो काफी ठीक आए हैं। इसके अलावा जो स्ट्रेस था सिस्टम में वो थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। निम जो है बड़े बैंकों के एक्सपांड हुए हैं, तो जो सबसे बड़ा सेक्टर है जिसका सबसे बड़ा वेट है BFSI का, वो बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी अगर हम कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स में देखें तो वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया है, जैसे केपेक्स लेड स्टॉक्स है वहाँ पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दिया है। तो पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ से नया हाई बना सकते हैं। टाइम कितना लगेगा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बताना, लेकिन इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, एंड पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से
अपवर्ड ट्रेजेक्टरी जारी रह सकता है। ओके, अपवर्ड ट्रेजेक्टरी जारी रहेगी। नवीन जी, अब बात करते हैं कि इस अपवर्ड ट्रेजेक्टरी को डोमिनेट कौन करेगा। जिस प्रकार के नंबर्स बैंक्स ने दिए अब तक, हालांकि भी एसबीआई ड्यू है, लीडरशिप कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्रॉम दिस प्राइस किसके हाथ में रहेगी? आईटी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की वो टैरिफ वॉर जो है वो अब ऑलमोस्ट उसका निपटारा हो चुका है, स्वर ढीले पड़ चुके हैं, स्वर नरम पड़ चुके हैं। तो बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको क्या लगता है? दो चीज़ें ड्राइव करती हैं इंडेक्स को, आईटी मेजरली या फिर बैंक्स एनबीएफसीज, क्या डिलीवर कर सकते हैं और क्यों? जहाँ तक आईटी सेक्टर का सवाल है, वहाँ पे हम दो फैक्टर्स पे फोकस करते हैं। एक तो ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ रेट कैसा चेंज होता है, अगर वहाँ पे डाउनग्रेड्स आते हैं तो ऑब्वियसली आईटी सेक्टर को इम्पैक्ट करता है। दूसरा, डॉलर इक्वेशन बहुत क्रिटिकल है, वो डॉलर थोड़ा सा वीकन हुआ है तो वो भी इम्पैक्ट आता है आईटी सेक्टर पे। तो ये दोनों फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए मुझे आईटी सेक्टर में स्ट्रेंथ आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा लगता है। और जहाँ तक ये क्वार्टर के नतीजे थे वो थोड़े से मिक्स्ड बैग रहे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आईटी सेक्टर पे तुरंत बेट करना थोड़ा सा मुश्किल है ये जंक्शन पे। जहाँ तक बैंक्स का सवाल है, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ FY26 में इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। FY25 थोड़ा सा टफ ईयर था, जहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट थोड़े से ज्यादा थे। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, स्पेशली बीएफएसआई सेक्टर में, अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स देखेंगे, वहाँ पे वैल्यू काफी ज्यादा है और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। अगर वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा तो मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स यहाँ से अच्छे रिटर्न्स डिलीवर कर सकते हैं। ओके नवीन जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ, आईटी पे कॉशियस हैं, वहीं आप पीएसयू बैंक्स में पोटेंशियल देख रहे हैं। मेरा सवाल रिलायंस को लेकर है। हम लगातार कल से चर्चा कर रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर पे, आपसे भी इस पर टेक जानना चाहूँगी। कल रिजल्ट के बाद 5% भागा, आज भी रैली इंटैक्ट, 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। रिलायंस पे आपका टेक क्या होगा आफ्टर Q4, और कौन सा सेगमेंट में आपको मजबूती दिख रही है? जिनके पास है वो क्या करे, क्या स्ट्रैटेजी आप अपना रहे हैं इसमें? जहाँ तक रिलायंस का सवाल है, अभी 2 दिन में 7% स्टॉक रैली कर चुका है, तो यहाँ से मतलब जो रिटर्न्स बनेंगे थोड़े से स्लोअर बनेंगे, लेकिन जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस था रिलायंस इंडस्ट्रीज का वो काफी ठीक था। दो कैटेगरीज हम देखें, रिटेल जो सबसे ज्यादा वैल्यू कंट्रीब्यूट करता है रिलायंस के वैल्यूएशन को, और दूसरा जो कैटेगरी है वो जियो, राइट। तो ये दोनों ने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, जियो का परफॉर्मेंस अच्छा था। रिलायंस रिटेल के नंबर्स काफी ठीक थे, मार्जिन्स ठीक थे, 3 लाख करोड़ के ऊपर रेवेन्यूज कर रहे हैं वो। तो एट दिस स्केल अगर ग्रोथ जनरेट कर पा रहे हैं तो काफी बड़ा पॉजिटिव है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो रिलायंस में यहाँ से भी रिटर्न्स बन सकते हैं, लेकिन जो फास्ट रिटर्न्स जो बने थे वो थोड़े से बन चुके हैं, तो यहाँ से रिटर्न्स थोड़े से मॉडरेट। यहाँ से रिटर्न्स थोड़े मॉडरेट होंगे। टू व्हीलर कंपनीज में शानदार रैली रही है, खासतौर से टीवीएस जैसे स्टॉक्स में। यहाँ पर आपका क्या टेक है और प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगी यहाँ पर? जहाँ तक टीवीएस का सवाल है, टीवीएस के नतीजे ऑफ कोर्स बीट किए एंड टीवीएस के मार्केट शेयर गेन्स काफी स्ट्रांग रहे। उस हिसाब से हमारा टॉप आइडिया टीवीएस मोटर्स ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, मार्जिन टेलविंड्स हैं, इसके अलावा परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है, और इनका ईवी कैटेगरी में भी होल्ड काफी अच्छा है। तो ओवरऑल टीवीएस में बहुत सारे कैपेबिलिटी के स्ट्रेंथ्स है एंड मार्केट शेयर गेन्स की पॉसिबिलिटी है, और मार्जिन टेलविंड्स को अगर हम ध्यान में रखें तो टीवीएस मोटर्स में यहाँ से भी रिटर्न बनने की संभावना काफी ज्यादा है। अच्छा नवीन जी, एक बात पूछूं आपसे, आई मीन फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर आप एचएल को देखें, एचएल ने आज अपना 4608 पे, अभी भी ये प्रीवियस हाई से दूर है, बट बीईएल ने अपने प्रीवियस हाइस को पैरेलली मैच कर लिया। बाकी जो स्टॉक्स डेरिवेटिव्स में नहीं है वो तो और भी शार्प रहे। फॉर इंस्टेंस लुक एट मसगांव डॉक, आज ऑल टाइम हाई पे है। जिस एनवायरनमेंट में अब इस वक्त हम हैं और जो हमारी पॉलिसीज़ रही हैं, लोकल एक्विजिशन, आपको लगता है कि डिफेंस का ये पूरा का पूरा स्पेस एक और बड़ी तेजी के लिए, जिसमें 1-2 वर्ष इनको और बिलोंग करें, प्रिपेयर हो रहे हैं क्या? जहाँ तक डिफेंस सेक्टर का सवाल है, वहाँ पे चैलेंजेस हमारे हिसाब से वैल्यूएशन के आते हैं कि जहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ आएगा उसके हिसाब से जो वैल्यूएशन से फुली कैप्चर कर रहे हैं, वही मेजर चैलेंज है। अदर देन दैट
जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है उस हिसाब से लगता है कि टेलविंड्स रह सकते हैं डिफेंस सेक्टर में। लेकिन अगर आप देखेंगे कि एचएएल में या मजगांव डॉक में यहाँ से कितना अपसाइड बन सकता है, तो ये लेवल से अपसाइड जनरेट करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि जो बल्क ऑफ जो रेवेन्यूज का जो ग्रोथ है ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स वो करंट वैल्यूएशंस में कैप्चर हो चुके हैं। तो यहाँ से एडिशनल रेवेन्यू ग्रोथ लाना, कंसिडरिंग कि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, प्राइसिंग ऑफ कोर्स इज मैनेज्ड, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि चैलेंजेस रहेंगे रिटर्न्स जनरेट करने के एट सम करंट। ओके नवीन जी, एफएमसीजी पर भी आपकी राय जानना चाहूँगी। स्काईमेट ने मॉनसून कहा है कि वैसे ही बरकरार है, इनफैक्ट थोड़ा अच्छा रह सकता है, लेकिन एफएमसीजी अभी भी एक वो रॉबस्ट रैली ड्यू लग रही है। आपको क्या लग रहा है, आपकी राय क्या होगी इस पर्टिकुलर स्पेस को लेकर? जहाँ तक एफएमसीजी सेक्टर का सवाल है, वहाँ पे भी चैलेंजेस वैल्यूएशन वर्सेस ग्रोथ के ही हैं। वैल्यूएशन अभी भी हाई है और उस हिसाब से ग्रोथ अभी तक मटेरियलाइज नहीं हो रहा है, स्पेशली नॉमिनल ग्रोथ रेट, राइट। वॉल्यूम ग्रोथ रेट कम ही है, लेकिन नॉमिनल ग्रोथ रेट भी स्लो रहा है। अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के नतीजे देखें, जहाँ पे उन्होंने 2% अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ रिपोर्ट किया था, लेकिन फिर भी रेवेन्यू ग्रोथ कोई बहुत ज्यादा एंकरेजिंग नहीं था। तो उस हिसाब से यहाँ पे आगे जाके अगर रेवेन्यू ग्रोथ रेट पिकअप करता है, जिसकी संभावना थोड़ी सी बढ़ते जा रही है, अगर हम रिटेल सेक्टर में देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ ठीक रहा है, तो इवेंचुअली मुझे लगता है कि एफएमसीजी सेक्टर में भी ग्रोथ आ सकती है। लेकिन थोड़े से चैलेंजेस वैल्यूएशन वर्सेस ग्रोथ के हैं, ये मुझे लगता है कि ईज आउट होंगे इन अनदर 1 और 2 क्वार्टर्स। तो वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेक्टर साइडवेज रहेगा। अच्छा ठीक है, मैं एफएमसीजी अपना टिक रख दिया आपने। अभी आप सीमेंट में कितने कंफर्टेबल हैं? आई मीन अल्ट्राटेक सीमेंट के पास लीडरशिप है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अगर आप देखें थोड़ा बहुत मूव था, लेकिन वो जनरेट नहीं हो पाया। रैम्प को इन मिड वे, डालमिया भारत क्लोजर टू ऑल टाइम हाई। सीमेंट में आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है पैसा बनाने की इस प्राइस पे से, नवीन जी? सीमेंट में थोड़ा सा ट्रेडिंग माइंडसेट रखना पड़ता है। तो जहाँ तक सीमेंट सेक्टर का सवाल है, यहाँ पे थोड़े से रिटर्न्स कैप्चर हो चुके हैं, क्योंकि प्राइस हाइक्स आ चुके हैं। साउथ में प्राइस हाइक्स आए हैं, ईस्ट में प्राइस हाइक्स आए हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो दालमिया भारत में रैली आई है, वहाँ पे थोड़ी और रैली सस्टेन हो सकता है। तो ओवरऑल मैं ये बात बताऊंगा कि सीमेंट सेक्टर में ट्रेडिंग वाइज यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़े से रिटर्न्स बन सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स। तो उस हिसाब से प्रॉब्ली 10 to 12% रिटर्न की संभावना बन सकती है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से स्टॉक्स पिक करते हैं। बट ये सीमेंट सेक्टर इज अ गुड स्पेस इन द शॉर्ट टर्म, क्योंकि मार्केट में प्राइस हाइक्स दिख रहे हैं एंड उसके टेलविंड्स स्टॉक प्राइस में भी दिखेंगे। कोई और थीम जो आपको पसंद आ रही हो इन लेवल्स पर नवीन जी, जहां पर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट सजेस्ट कर रहे हैं? सॉरी, कोई थीम जो आपको पसंद आ रही हो इन लेवल्स पर जहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? जहाँ तक थीम का सवाल है, तो अगर हम देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि जो छोटे बैंक्स हैं वहाँ पे मुझे लगता है कि रिटर्न्स बनने की संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जो स्ट्रेस है वो काफी कम हो रहा है। इसके अलावा जो लार्जर बैंक्स है वहाँ पे रैली ऑलरेडी आ चुकी है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि स्मॉलर बैंक्स में अर्निंग्स ग्रोथ इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। बेस काफी सॉफ्ट है ऑफ FY25। तो मुझे लग रहा है कि स्मॉलर बैंक्स में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ओके, स्मॉलर बैंक्स में आपको अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है नवीन जी। अभी तक जितने रिजल्ट्स आए, जितना भी आपने ट्रैक किया, अगर उसको आप टेबल पर रखें और फिर एनालिसिस करें, तो कोई ऐसी थीम जहाँ पे आपको ग्रोथ विजिबिलिटी लग रही है, वहाँ पे बेट लग सकती है? जैसे मैंने बताया कि अगर हम छोटे बैंक्स में निवेश करें तो वहाँ पे एक रिटर्न बन सकता है। दूसरा जो मुझे लग रहा है कि जो केपेक्स लेड स्टोरीज है, वहाँ पे मुझे लग रहा है कि ट्रैक्शन वापस बन सकती है, क्योंकि केपेक्स ये क्वार्टर में डेफिनेटली पिकअप हुआ है। काफी कंपनीज जिन्होंने अपना गाइडेंस स्टार्टिंग ऑफ द ईयर जो बताया था वो मिडल ऑफ द ईयर में लग रहा था कि नहीं मीट कर पाएंगे, बट आफ्टर Q4 रिजल्ट्स हमने देखा है कि उन्होंने गाइडेंस अपना मैनेज किया है। तो उस हिसाब से एंड नेक्स्ट ईयर का भी आउटलुक थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो केपेक्स लेड स्टोरीज में भी मुझे लग रहा है कि रिटर्न्स अच्छे बनने की संभावना है। अच्छा नवीन जी, मैंने आपसे एक डिफेंस पर प्रश्न पूछा था। मोर और लेस डिफेंस को डोमिनेट करते हैं PSUs।
बट पीएसयूज का कौन से सब जो धड़ा है वो आपको जो जो ब्रांच है जो सेगमेंट है वो सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है आपको? हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो हायर लेवल्स पे ट्रैप भी हैं, शायद मेरे ख्याल से वो बॉटम फिशिंग करें भी, बट यू हैव क्लास ऑफ पीएसयू बैंक्स, देन पावर स्पेस, देन रेलवे, देन डिफेंस, देन ओएमसीज, अपस्ट्रीम कंपनियां, सबसे प्रॉमिसिंग क्या लग रहा है आपको इस वक्त? अगर मैं पीएसयूज में सबसे प्रॉमिसिंग स्पेस देखना चाहूँ तो मुझे दो स्पेसेस लगते हैं। एक तो ऑफ कोर्स बैंक्स, मुझे लग रहा है कि वैल्यू वाइज यहाँ से रिटर्न बनने की संभावना काफी ज्यादा है। और दूसरा जो स्पेस है वो पावर भी मुझे काफी अच्छा लगता है, क्योंकि पावर डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा ये सीजन में। एंड ऑल्सो जो पावर डेफिसिट के जो चैलेंजेस हैं उसके वजह से भी मुझे लग रहा है कि प्राइसिंग ठीक रहेगी, उस हिसाब से कैश फ्लो जनरेशन काफी strong है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर हम देखेंगे वेदर पीएसयू फाइनेंशियर्स के थ्रू इन्वेस्ट करें या सॉरी पावर फाइनेंशियर्स के थ्रू इन्वेस्ट करें या पावर कंपनीज में इन्वेस्ट करें या पीएसयू बैंक्स में इन्वेस्ट करें, मुझे लग रहा है कि ये तीनों स्पेस मुझे लग रहा है कि काफी इंटरेस्टिंग रहेंगे और यहाँ पे निवेश करने पे रिटर्न्स बनने की संभावना काफी ज्यादा रहेगी। चलिए नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी इंडस्ट्रीज पे सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। निफ्टी लेके आइए, और निफ्टी आपकी स्क्रीन पे मैं कहूँगा तो अनुज लगभग ये दिन का सबसे निचला स्तर ही है या फिर जो दो ऑप्शन राइटर्स आज हावी थे, चाहे वो ऊपर के कॉल राइटर्स चाहे वो नीचे के पुट राइटर्स, अब पुट राइटर्स के आसपास क्लोज हो रहे हैं। सेम केस अनुज निफ्टी बैंक, क्या प्रॉमिसिंग लग रही है आपको ये क्लोज, और क्या करना चाहिए इस एनवायरनमेंट में जिस शब्द का मैंने जिक्र किया उसमें? हाँ देखिए क्या है कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मार्केट 24,400 क्रॉस करने में थोड़ा सा आनाकानी कर रहा है, थोड़ा सा स्ट्रगल है 24,400 क्रॉस करने में। लेकिन मेरा व्यू अभी भी यही है कि आप शॉर्ट नहीं कर सकते इस मार्केट को, कैरी आपको लॉन्ग ही करना है। हाँ थोड़ा अपने आप को हेज कर लें अगर आपको रिस्क लग रहा है तो, वरना फिर कल सुबह आके फ्रेश इंटरडे में पोजीशन ले लें, वो भी कर सकते हैं। टेक्सचर अभी भी मार्केट का बाय ऑन डिप्स का है, लेकिन मेरे ख्याल से वीरू पता क्या बेटर रहेगा, आप इंडिविजुअल स्टॉक्स लें जहाँ स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और अपने आप को हेज करें निफ्टी के अगेंस्ट। और वो हेज इसलिए क्योंकि ओवरनाइट रिस्क आप इस मार्केट में शायद ना लेना चाहें, क्योंकि वो जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी भी थोड़ा सा एक रहेगा आपके ऊपर, भले ही उसका इम्पैक्ट लंबे समय तक ना टिकता हो, लेकिन एक बार के लिए नियर टर्म में तो वो निफ्टी पे 200-250 पॉइंट का इम्पैक्ट डाल सकता है। तो इसके लिए ये एक अप्रोच हो सकती है, लेकिन मार्केट ने अभी तक ब्रेकडाउन के साइन नहीं दिए। आई थिंक मार्केट थोड़ा टाइम लगा रहा है 24,400 क्रॉस करने में, लेकिन जिस दिन करेगा 24,400 और अगर वॉल्यूम के साथ करेगा फिर रुकेगा नहीं बेसिकली। चलिए, तो स्टॉक फ्यूचर्स और हेज कर सकते हैं आप अपने आप को, मतलब अपनी पोजीशंस को निफ्टी पुट्स के थ्रू, और बट अभी नो साइंस ऑफ आई थिंक कोलैप्स, नो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज एज ऑफ नाउ। अब एक काम करते हैं, BTST ट्रेड्स पिक करते हैं और चलते हैं प्रकाश सर के पास। पहले प्रकाश सर क्या पिक कर रहे हैं आप कल सुबह के लिए और परसों? है डिफिकल्ट कॉल, लेकिन यस लेना चाहिए लॉन्ग, और वो है KPIT टेक्नोलॉजी, जहां पर ये IT में थोड़ा एक ट्रैक्शन लगता रहता है। और स्टॉक का नाम है KPIT टेक्नोलॉजी, 1265 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप मेरे ख्याल से होना चाहिए करीब 1244, 20-21 रुपए का है। नियर टर्म टारगेट 1300, फिर शायद 1320 भी पॉसिबल है। KPIT टेक्नोलॉजी, KPIT टेक्नोलॉजीज होगी गाबा सर की पिक। रचना जी आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? जी इंडियन होटल्स के फ्यूचर्स को हम शॉर्ट करेंगे, एंड अगर मार्केट में गिरावट में कोई इंक्रीमेंट आता भी है तो ट्रैवल टूरिज्म, एयरवेज, ये सब चीजें पहले इम्पैक्ट हो सकती है। और अगर डाउनसाइड भी जाना है मार्केट तो दीज आर द काउंटर्स जहां पे पहले नजर जानी चाहिए। तो 802 के SL के साथ इसके फ्यूचर्स को अगर हम शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे पहला टारगेट होगा 785 और उसके बाद 780। ओके तो एक अभी तक बाई साइड की ट्रेड, दूसरी सेल साइड की ट्रेड। श्रीकांत जी आप बताइए, आप क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए, STBT या BTST? श्रीकांत जी यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफेंसिव अगर ट्रेड अगर लेके जाते हैं ओवरनाइट तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन इवेंचुअली ऐसा लग रहा है कि शायद ये हायर लेवल्स की तरफ जा सकता है। तो करंट लेवल से ITC मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। एक्टिविटी काफ़ी नैरो हो चुकी है स्टॉक में, और अगर करंट लेवल से इसमें अगर तेज़ी बनती है तो वापस से ये स्टॉक एक बार
440 रुपए तक जा सकता है। तो करंट लेवल से आईटीसी खरीदे 425-26 में, और जो स्टॉप लॉस रखना है वो हम रखेंगे एट 421 एट 4। ओके, आईटीसी बीटीएससी ट्रेड आपका यहाँ पर ये। सोनी जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, यहाँ पे एसटीबीटी रिकमेंडेशन है, वो है कोल इंडिया में ब्रेक कर रहा है 20-50 ईएमए के लेवल्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। सो फ्यूचर्स पे सेल कर सकते हैं 395 स्टॉप लॉस के साथ। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन कंटिन्यू होता है देन टुवर्ड्स 380-378 लेवल्स नजर आ सकते हैं। सो टारगेट्स रहेंगे 380-378। ओके मानस, आपका पिक? तो देखिए, बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। अदानी इंटरप्राइजेस पे बिकवाली की जा सकती है। स्टॉक वापस अपने 20 और 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसला है। तो इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे अदानी इंटरप्राइजेस के फ्यूचर में 2366 का, 2366 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे और 2290 2290 के टारगेट सेट करेंगे अदानी इंटरप्राइजेस के फ्यूचर में। ओके, तो अडानी इंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स में बिकवाली की राय, तो 3 एसटीबीटी और 2 बीटीएसटी ट्रेड्स आपके सामने फिलहाल रखे हमने। अब चलते हैं यतिन के पास। यतिन, बताइए डीलिंग रूम से क्या कुछ संकेत? गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए, 2 स्टॉक जो आज फोकस में, उनमें इंडियन होटल्स है और ये एक स्टॉक है जहां थोड़ा बहुत आपको अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट बहुत सारे एचएनआईज यहाँ बिकवाली कर रहे हैं, ऐसा डीलर्स बता रहे हैं, और लोअर लेवल्स पे डीलर्स 775 780 तक के टारगेट्स देख रहे हैं मे फ्यूचर्स में, और इसीलिए यहाँ वो एसटीबीटी की एडवाइस करंटली दे रहे हैं। हालांकि केईए इंडस्ट्रीज़ ये एक स्टॉक है जहाँ एफएनओ ट्रेंड्स थोड़े मजबूत हैं। इनफैक्ट डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा डीलर्स का मानना है, और यहाँ वो बीटीएसटी की एडवाइस दे रहे हैं 3080 से लेकर 3100 तक की। तो ये काउंटर है जहाँ वो बीटीएसटी करके चल रहे हैं। ओके, चलिए, तो डीलर्स की तरफ से भी इंडियन होटल्स पे सेल है, हमारे पैनल की तरफ से भी रचना जी की तरफ से सेल था, और केईआई इंडस्ट्री पर एक बाय है। वीरू के पास चलते हैं और आज की ब्रेड्स जान लेते हैं। वीरू, कैसी रही आज की ब्रेड? मिक्स ही रही होगी। बिल्कुल अनुज, 12 बजे तक 1 बजे तक अगर आप देखें ब्रेथ फिर भी ठीक था, लेकिन बाद में जाके थोड़ा सा अगर आप देखें ब्रेथ ये जो था वो झुकाव उसका कमज़ोरी की तरफ रहा। लुक एट शॉर्ट एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी 12 से 11 बजे के बीच में थोड़ी सी वो बढ़ी, एंड सेम इज़ द केस विद शॉर्ट के स्कोप्स भी बाजार में कहीं खुले। 45-43 लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग का आंकड़ा। आइए देखते हैं जरा लॉन्ग की स्लाइड, कहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ। इसमें पीएनबी हाउसिंग सबसे ऊपर करीब 4.5% का मूव यहाँ पे, और स्ट्रॉन्ग मूव। एचएएल कल इसकी शॉर्ट कवरिंग आज फ्रेश बाइंग में तब्दील हो गई। सेम इज द केस विद बीएल। डिफेंस स्पेस के दोनों स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग क्रिएट हुआ। उसके बाद बॉश और केपीआईटी मिड कैप आईटी में यहाँ भी लॉन्ग क्रिएट हुआ। देन आता है चंक आपका शॉर्ट कवरिंग का। लुक एट ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, प्रेस्टीज एस्टेट्स, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन, एलटीआई माइंट्री परसिस्टेंट, इन दोनों मिड कैप आईटी स्क्रिप्ट्स में आज शॉर्ट कवरिंग काफ़ी अच्छी थी। शॉर्ट बिल्डअप में टाटा टेक, टीवीएस मोटर्स, और विंडो फार्मा, ओबरा रियल्टी, चोला, इन सभी काउंटर्स में शॉर्ट डेवलप हुआ आज। और जहाँ तक लॉन्ग अनवाइंडिंग का यानी प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए, वोडाफोन आइडिया में यहाँ प्रॉफिट नहीं कन्वर्ट हुए होंगे, खैर कुछ और ही कन्वर्ट हुआ होगा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, कोल इंडिया, एबी फैशन और साथ ही साथ अदानी ग्रीन, इन सभी काउंटर्स में आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। लेकिन दिवीज लैब, मेरे ख्याल से ये स्टॉक अनुज ने मार्क भी किया था, इज़ हेडिंग टुवर्ड्स अ वेरी ग्रेट क्लोज, बहुत अच्छे क्लोज। मैं सिर्फ टेक्निकल्स के आधार पे नहीं, मैं ऑप्शंस और फ्यूचर्स सबके आधार पे कह रहा हूँ। मानस, इस पर कोई टेक देंगे आप? 74 रुपये ऊपर, 6100 का स्तर, क्लोज एक बेहतर देने की जा रहा है स्टॉक। तो बिल्कुल देखिए, सही आपने कहा, क्योंकि 10 डे मूविंग एवरेज पे ही आज लो बना है और वहां से रिकवरी देखने को मिली है। आई थिंक अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप 59.25 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं, और अगर आप ट्रेड लेना चाहें तो करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 49.24 का ही आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं कि 6300 को ब्रेक करके 64.25 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश कर सकता है। ओके, डीवी स्लैब्स, ये खैर अच्छा मोमेंटम है इस स्टॉक में, यहाँ पर आपको ठीक ठाक मूव्स दिखाई देंगे। टाटा टेक ब्लॉक डील का इम्पैक्ट 5% नीचे अभी तक। एक और स्टॉक जिसमें आज थोड़ी सी वीकनेस आई वो है ओबेरॉय रियल्टी, करीब 2.5% नीचे अब आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। चलिए खैर, अब मार्केट का पंचनामा का टीज़र एक बार डिस्कस कर लेते हैं। श्रेया, बताइए क्या सवाल आया आज? सवाल टीवीएस मोटर्स पे आ रहा है। जिस तरीके से रिजल्ट अच्छे, ब्रोकरेजेस बुलिश, फिर भी स्टॉक गिरा और 3.5% ज़्यादा का डेंट
डे लो के आसपास से क्लोज होने की तैयारी, मैनेजमेंट की कमेंट्री वीक रही, लेकिन ऐसे में जिनके पास है वो क्या करें? प्रॉफिट में है वो भी होल्ड कर सकते हैं या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाएं? राय बिल्कुल बने रहें और हर डिप पर ऐड करें। जैसे मैं सुबह एक्सप्लेन कर रहा था, ये डे कॉल नहीं थी मेरी। और ठीक है, बाकी कंपनियों ने पहले पीएलआई बेनिफिट शो कर दिए, इन्होंने इस क्वार्टर में शो कर दिए, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है श्रेया, और ये रख कर भूलने वाले स्टॉक्स में से एक है, जैसा कि हमने इसके सुबह चार्ट में भी देखा था। तो मेरे ख्याल से बने रहें, और इस गिरावट में अगर आपको और मौके मिले तो लोअर लेवल्स पे बिल्कुल बिंदास ऐड करें। ठीक है, तो इसमें ऐड करने की भी राय आती हुई, आइडिया पे लगातार प्रेशर बन रहा है और ये लगभग 3% आज भी करेक्ट होकर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। आइडिया पे हमने लगातार चर्चा की और व्यू भी बताए, लेकिन सवाल आने बंद नहीं होते सर, इस स्टॉक पर क्या रहेगा व्यू? पता है, आइडिया की सेंस आपने बात छेड़ी है, तो मैं कहूँगा कि ये इसमें मेरा व्यू बहुत क्लियर रहा है, किसी को उसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। लेकिन मुझे ना कई बार काफ़ी हैरानी होती है कि जिस तरीके से ये एक्सचेंजेस आजकल कुछ चेंजेस करते हैं। अभी जैसे कुछ और स्टॉक्स एफएनओ से बाहर हो रहे हैं, और इस बार जो लिस्ट है ना जिसमें स्टॉक्स बाहर हो रहे हैं, वो सारी के सारी इतने अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट है। आई थिंक चंबल फर्टिलाइज़र है, आई थिंक टाटा कम्युनिकेशंस है, आई थिंक काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जो बाहर हो रहे हैं। समहाउ वोडाफोन बाहर नहीं होता, इसका कोई लॉजिक नहीं है एफएनओ में होने का, लेकिन खैर इस पर मेरा व्यू बहुत जगजाहिर है। देखिए, इसमें एक चीज़ बताऊँ मैं, अब ये एकदम मर चुका है, मतलब 7 रुपये का रह गया। अब क्या स्टॉक कितना हो सकता है? तो पेनी स्टॉक से पेनी स्टॉक भी 3-4 रुपये जा सकता है, उससे ज़्यादा क्या जा सकता है? तो अब इसमें आप मतलब इसमें और ज़्यादा अब नेगेटिव बोलने को कुछ बचा नहीं है। इसमें बस ये है, कभी कल को गवर्नमेंट की तरफ से कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव आ गया अगर, तो स्टॉक शायद आपको फिर एग्जिट दे दे, लेकिन मेरा व्यू उस पर काफ़ी समय से नेगेटिव ही रहा है, आपको पता ही है। बिल्कुल नेगेटिव रहा है इस पे, तब भी सेम स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। अगर आपको कोई भी एग्जिट पोजीशन मिले तो निकलने की कोशिश करें इस पर्टिकुलर काउंटर से। अब बाकी के सवाल लेंगे हम 3:35 पे मार्केट का पंचनामा में CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जो करीब आज डे लो के आसपास क्लोज होने की तैयारी। क्लियरली आज बैंक्स पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। एक्सिस बैंक देख लीजिए, कोटक महिंद्रा बैंक डे लो के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। साथ ही SBI भी आप देखिए, यहाँ पे भी PSUs में डेंट पड़ा, वहाँ पे भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है आज के सेशन में। आज फार्मा स्टॉक्स में भी पेन था। सन फार्मा देख लीजिए, जो कल के सेशन में तेजी के साथ कारोबार करता है, वहाँ पे मुनाफा वसूली आपको देखने को मिली। कोटक महिंद्रा बैंक, और इसका एक बार चार्ट रखते हैं आपके स्क्रीन पर, डे लो के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहा था, लेकिन वहाँ से ठीक है। कैसा लग रहा है अभी कोई ट्रेड बन रहा है क्या? हालांकि वक्त है नहीं, गाबा सर बताएं आप। ट्रेड नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता सन फार्मा में, बिल्कुल नहीं बनता। आई थिंक छोड़ देना चाहिए सन फार्मा का ट्रेड। फार्मा नहीं से कोटक महिंद्रा बैंक पूछा मैंने आपसे। सॉरी, मैंने उसकी वजह मैंने सब ध्यान दिया, गलती हो गई। कोटक महिंद्रा में ट्रेड नहीं बनता, वहां पर शायद शॉर्ट बनता है, एग्रेसिव शॉर्ट है। 2230 का स्टॉप अगर चले, पॉसिबल का लोअर लेवल 2150 पॉसिबल है। ओके, मीनवाइल ट्रेंड के नंबर आ रहे हैं, और ट्रेंड के नंबर अच्छे हैं एक्चुअली। अगर आप देखें तो प्रॉफिट 350 करोड़ वर्सेस 268 करोड़ का जो एस्टिमेट था उसके मुकाबले, और EBITDA नंबर भी ट्रेंड का अच्छा है। आय थोड़ी सी कम रही है, अब वो क्यों कम रही है वो थोड़ा सा देखना होगा, लेकिन EBITDA नंबर 656 करोड़ का है। तो कुल मिलाकर ट्रेंड के नंबर्स इस समय अच्छे माने जाएंगे। अब तक तो इस पर यही नंबर आए हैं, और उसके अलावा कोई और नंबर आएंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस पर सोनी जी अगर ट्रेंड पर एक व्यू दे सकें तो। जी अनुज जी, ट्रेंड आज मॉर्निंग से 51, 50, 5200 रेंज को काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा था। इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स थे और कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे। अगर ये गेन सस्टेन हो रहे हैं, जो कि 50 EMA लेवल्स को क्रॉस कर रहा है, पोजिशनली टुवर्ड्स 5600, 57, 50 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, वॉल्यूम्स भी स्ट्रॉन्ग है, और ये मूव यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। सो लॉन्ग पोजीशंस ऐड कर सकते हैं, बट 5200 स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली यहाँ पे लगाना रहेगा, एंड टुवर्ड्स 5600, 57, 50 टारगेट्स रहेंगे। ट्रेंड नंबर्स पे रिएक्शन स्ट्रॉन्ग है, और आपकी स्क्रीन पे करीब 5370 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। अच्छा, एक स्टॉक और लेके आइए, ट्रेंड का तो रिएक्शन है ही। लुक एट नायका।
नायका मेरे ख्याल से अप्रैल सीरीज को डोमिनेट करने वाला स्टॉक रहा। 7 अप्रैल को इससे 200 डेमा तोड़ा था, उसके बाद 194.58। आज इंट्राडे में ऑल दो कोलैप्स है हायर लेवल से, नहीं इनफैक्ट कोलैप्स शब्द के लिए मुझे माफ़ी चाहूँगा, ये इस दौर की हाईएस्ट क्लस्टर पर क्लोज हुआ। श्रीकांत, आपका टेक क्या कहता है? नायका का जो वो क्लासिकल राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट, इसने वो जो सप्लाई आनी थी बिटवीन आई थिंक 190 और 182 के बीच में, वो भी पार कर ली। इस पर व्यू क्या बन रहा है आपका नायका पे, जिस प्रकार का क्लोज दे रहा है ये? तो देखिए वीरेंद्र, मुझे लगता है कि नायका में एक काफ़ी ग्रेजुअल अपवर्ड एक्टिविटी रिज्यूम हो चुकी है और ये राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन है, तो इवेंचुअली लगता है मुझे कि एक बार 230, 240, 230-35 तक तो बिल्कुल आ सकता है। और अगर करंट लेवल से भी अगर आप देखें तो पिछले 3 या 4 दिनों में भी उसने एक साइडवेज कंसोलिडेशन फॉर्मेशन बनाया था। तो करंट लेवल्स पे 194 पे काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, इसे खरीदा जा सकता है। 185 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स रखे 230 रुपए के। ओके, मीनवाइल ट्रेंड अब डे हाई पर है, 4% ऊपर स्टॉक। क्लियरली वो जो मार्जिन नंबर है वो मार्केट को काफ़ी पसंद आ रहा है और 16% का मार्जिन है, जबकि एक्सपेक्टेशन करीब करीब 14% की थी। 13% की एक्सपेक्टेशन थी, उसके सामने 16% का मार्जिन। और ध्यान रखिए पिछले 2 क्वार्टर ट्रेंड के लिए थोड़े सॉफ्ट रहे थे, लेकिन ऐसा स्टॉक जिसकी काफ़ी ज़बरदस्त री रेटिंग हुई थी पिछले 1-1.5 साल में, वहाँ पर स्टॉक आई थिंक करीब 8,000 के हाई लगाकर उसके बाद करेक्ट हुआ था, काफ़ी करेक्ट हुआ था स्टॉक। और इन नंबर्स के बेसिस पर अब यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरली मार्केट एक्साइटेड है। देखते हैं ये कल ब्रोकरेज के क्या व्यूज़ आते हैं, लेकिन वीरू प्राइमा फेसी नंबर्स अच्छे लग रहे हैं और इस बार मार्केट का व्यू क्लियरली वही है। अच्छे स्टॉक्स जो पहले करेक्ट हुए थे उनमें अगर थोड़ा सा अर्निंग्स में बाउंस आ रहा है तो इन स्टॉक्स में, हाँ, क्योंकि आपको याद होगा ये 7,500-8 हज़ार का स्टॉक हुआ करता था एक टाइम पे और फिर काफ़ी करेक्ट हुआ इसका ऑल टाइम हाई था 8400 रुपये। तो आपने बिल्कुल बात सही की, इट्स ऑल अबाउट प्लेसमेंट। आई थिंक इस नंबर पे शायद आप जो बात कर रहे हैं अनुज, बिल्कुल बाजार हाथों हाथ लेने की कोशिश करेगा इसको, है ना? रिवॉर्ड खोजता है बाजार। बाजार इस समय रिवॉर्ड खोज रहा है और अगेन बहुत कुछ डिपेंड करेगा कंपनी की कमेंट्री क्या आती है उसके ऊपर, लेकिन अभी के लिए तो मार्केट काफ़ी शानदार मोमेंटम। और देखिए मार्केट का मूड माहौल भी थोड़ा बदला है, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अच्छा मोमेंटम है इस समय ट्रेंड के स्टॉक में और एबिटा में बीट है, नेट प्रॉफिट में बीट है। ये मार्केट को 2 नंबर जो हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। जी हाँ, ट्रेंड आपके स्क्रीन पे एक वर्टिकल राइज है और ऑल्दो जब हम कल सुबह बात कर रहे होंगे, जब हाउस व्यूज़ इस नंबर पे आएंगे तब और स्पष्ट संकेत मिलेगा। लेकिन जहाँ तक टेक्निकल चीज़ों का सवाल है, आप क्या कहते हैं इस वक्त इस पे? रचना जी, नहीं इनफैक्ट रचना जी नहीं, सोनी जी से पूछता हूँ। सोनी जी, बड़ा जिसे कहते हैं ना, आई मीन ब्रेकआउट, क्या इसमें 5600 ट्रेजेक्ट्री जहाँ पे आपके 2 बड़े एवरेजेस अलाइंड हैं वही होगा? आप कैसे रीड करेंगे अगर आपको नंबर्स पे कंफर्ट मिल रहा है तो? जी डेफिनेटली वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि टुवर्ड्स 5600 काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा वहां पे, बिकॉज 5600 5650 के रेंज में अपना 200 डेमा वहां पे प्लेस्ड है। सो एटलीस्ट उस लेवल तक टेस्ट हो सकता है, सस्टेन करता है। टुवर्ड्स 5700 प्लस लेवल्स भी टेस्ट हो सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे। 5200 स्टॉप लॉस जैसे कि मेंशन किए थे, उसी लेवल उसी सपोर्ट के साथ यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। ओके, होल्ड कर सकते हैं फिलहाल। शानदार मोमेंटम इस पर्टिकुलर काउंटर में और रिजल्ट के बाद देखिए स्ट्रीट रिवॉर्ड करता हुआ नजर आ रहा है। 4.5% की तेज़ी अभी आपके स्क्रीन पर। शानदार क्लोजिंग ट्रेंड में दिखेगी आज और ब्रोकरेजेस पहले से भी बुलिश इस पर्टिकुलर काउंटर पे। हालांकि कल जब मैं बता रही हूँ आपको हाउस व्यूज़ तो और डिटेल एनालिसिस होगी, लेकिन पहले की भी बात करें तो जिस तरीके से इसने अपने स्टोर में इजाफा किया है, आप देखिए ज़ूडियो, वेस्ट साइड, नई नई सिटीज़ में, और प्रीव्यू भी हालांकि ठीक ही लग रहा था और रिजल्ट जो है वो अनुमान से बेहतर आते हुए नजर आए, तो स्ट्रीट रिवॉर्ड करता हुआ डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम बात करें, क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ते हुए जा रहे हैं, कहीं खुशी कहीं गम का माहौल आपको देखने को मिलेगा आज के सेशन में, जहां पर
क्लियरली आज हमें पेन दिखा निफ्टी फार्मा में। लगभग ये जो सेक्टर है पूरा स्पेस 1% करीब गिरकर अब बंद होने की तैयारी कर रहा है, लेकिन आईटी ने जिस तरीके से पुल बैक दिखाया आज के सत्र में, शुरुआत में कमज़ोर के साथ कारोबार कर रहा था, उसके बाद क्लोजिंग देखिए आप निफ्टी आईटी की तो ठीक ठाक होती हुई नज़र आ रही है। लगभग 1.5% की तेज़ी निफ्टी आईटी में होता हुआ नज़र आ रहा है। ऑयल एंड गैस और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इन ग्रीन क्लोज होने में अभी फ़िलहाल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारे सेक्टर्स इन रेड बंद हो गए। डेंट पड़ता नज़र आया सबसे ज़्यादा फार्मा पे, उसके बाद आप देखें बैंक्स, ऑटो, साथ ही हेल्थ केयर और एनर्जी पर भी तगड़ा डेंट पड़ता हुआ नज़र आया। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात करें जहां पर डे लो के आसपास जो स्टॉक्स बंद होने की कोशिश करें, उसमें से हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कोटक महिंद्रा। और ऑटो स्पेस से बात करें तो हीरो मोटो, एनर्जी स्पेस से कोल इंडिया क्लियरली आज जो कि हमारी सेल कॉल भी है आज के सेशन के लिए, वहाँ पे डेंट और दर्द ज़्यादा गहराता हुआ नज़र आया। इसके बाद हिंडाल्को डेलो के आसपास क्लोजिंग होने की तैयारी। बैंक्स से एक्सिस बैंक और अडानी एंटरप्राइजेस भी, यहाँ पर भी जो कॉल आई हमारी, यहाँ पे डेंट ज़्यादा पड़ता हुआ नज़र आया। चलिए क्लोजिंग की तरफ चलते हैं और बिग वॉल पर समझते हैं कि क्लोजिंग कैसे रही। ओवर टू यू सर। नहीं, उससे पहले एक दो जरा स्टॉक पे एक फाइनल कॉल ले लेते हैं। एक बार अगर मानस हैं हमारे साथ, मानस एक बार अगर आप देख सकें, आई डोंट नो पॉसिबल होगा या नहीं, ट्यूब इन्वेस्टमेंट का चार्ट वो कैसा लग रहा है? तो देखिए चार्ट अच्छे लग रहे हैं क्योंकि अब स्टॉक ने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दे दिया है, अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। आई थिंक 200 वीक मूविंग एवरेज भी स्टॉक ने रीगेन किया है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा, 2700 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 100 डे मूविंग एवरेज वहीं पर टारगेट सेट करने हैं जो कि 3000 के आसपास। ओके, चलिए अब वॉल पर चलते हैं और मार्केट क्लोज समझते हैं। निफ्टी में करीब करीब फ्लैट क्लोज रहा 24,330 पर। निफ्टी बैंक ये भी करीब करीब 100 पॉइंट नीचे। निफ्टी आईटी आज का स्टार था, करीब करीब 1% ऊपर निफ्टी आईटी आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा मिड कैप इंडेक्स यहाँ पर भी करीब करीब 1/4% की रैली थी। स्मॉल कैप इंडेक्स ये भी करीब करीब स्मॉल कैप में अच्छी रैली थी, इनफैक्ट करीब करीब 0.4% ऊपर था। एडवांस डिक्लाइन ठीक ठाक था, हालांकि ज़्यादा गिरने वाले शेयर थे, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट 1:1 का एडवांस डिक्लाइन था। तो ये मार्केट में कुल मिलाकर ओवरऑल पिक्चर। अब जरा सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं एक बार कैसा रहा आज का सेक्टर्स का परफॉर्मेंस। इसमें निफ्टी आईटी सबसे ऊपर करीब करीब 1% ऊपर था। कैपिटल गुड्स ये भी करीब करीब 1% ऊपर रहा। उसके अलावा बाकी सेक्टर्स देखिए ज़्यादातर रेड में थे। फार्मा में करीब 1% की गिरावट थी। उसके अलावा थोड़ा सा बैंक्स, पीएसयूज, फाइनेंशियल्स थोड़ी सी गिरावट थी, बहुत ज़्यादा नहीं। मेटल्स भी करीब करीब 1% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं जरा एक बार निफ्टी के हीट मैप पर। इसमें सबसे ऊपर ट्रेंड नंबर्स आए टुवर्ड्स द एंड 5% ऊपर। बीईएल 4% ऊपर था। टेक महिंद्रा, रिलायंस आज भी निफ्टी का बाहुबली 2.5% ऊपर। इटर्नल में अच्छी तेज़ी थी आज 2% की। HCL टेक, टाटा कंज्यूमर, इन्फोसिस, इंडसइंड बैंक, इनमें कुल मिलाकर अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अल्ट्राटेक सीमेंट नंबर्स के बाद थोड़ा करेक्ट हुआ। सन फार्मा भी नीचे था। कोल इंडिया, ONGC, डॉक्टर रेड्डीज, अदानी एंटरप्राइजेस, JSW स्टील, हीरो मोटोकॉर्प, ये कुछ और स्टॉक्स थे। श्रीराम फाइनेंस, NTPC, कोटक, जहाँ पर आज आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। थोड़ी सी करेक्शन आपको HDFC बैंक, ITC जैसे स्टॉक्स में भी देखने को मिली। लेकिन वीरू कुल मिलाकर मार्केट अभी थोड़ा सा असमंजस में है, ये कहना होगा। आईटी और रिलायंस आज इन्होंने थोड़ा सा पारी संभाली, हालांकि बैंक्स थोड़ा सा सॉफ्ट हुए। जी, बैंक सॉफ्ट हुए और अगर आप बैंक को डे हाई से कंपेयर करें तो करीब 650 पीछे। बिल्कुल सही शब्दों का चुनाव किया आपने। थोड़ा सा असमंजस और सूरत हाल इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल है उससे कंफर्टेबल नहीं है बाजार। ऑल दो रिलायंस और आईटी ने डाउन साइड को आपके रेस्ट्रिक्ट किया। कल याद रखिएगा बुधवार और परसों छुट्टी है क्योंकि, तो कल काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन और ऑप्शन राइटर्स के लिए भी कल का महत्वपूर्ण दिन होगा। कल फिर मुलाकात करेंगे आपसे, लेकिन अगर आपका कोई सवाल है, पूछना चाहते हैं आप कोई भी ट्रेड या फिर निवेश से संबंधित, तो ज़रूर पूछिए मार्केट का पंचनामा में। श्रेया और अनुज के साथ ही आपका कार्यक्रम एक छोटे से ब्रेक के बाद CNBC सेवास के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। बाकी ये पैनल आपसे कल मुलाकात करेगा सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।
टीवी के बाद अब डिजिटल न्यूज में नेटवर्क 18 सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। मार्च 2025 के कॉमस्कोर रिपोर्ट के मुताबिक नेटवर्क 18 ने डिजिटल न्यूज और इंफॉर्मेशन की दुनिया में जबरदस्त बढ़त बना ली और नए रिकॉर्ड भी बनाए हैं। चाहे सोशल मीडिया हो या अपनी वेबसाइट पर डायरेक्ट विजिटर्स, हर जगह नेटवर्क 18 सबसे आगे है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लीडरशिप की बात करें तो नेटवर्क 18 ने 183.2 मिलियन यूनिक विजिटर्स के साथ टाइम्स इंटरनेट को पीछे छोड़ा, जिसके 182.3 मिलियन यूनिक विजिटर्स रहे हैं। सोशल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मिलाकर आप लीडरशिप की बात की जाए तो नेटवर्क 18 का कुल आंकड़ा 315 मिलियन यूनिक विजिटर्स रहा है, जो टाइम्स इंटरनेट के 202 मिलियन यूनिक विजिटर्स से 55% ज्यादा है। यानी कि सोशल मीडिया और अपनी वेबसाइट्स दोनों मिलाकर नेटवर्क 18 सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचा। सभी भाषाओं को मिलाकर की बात की जाए तो network18.com ने 251 मिलियन यूनिक विजिटर्स हासिल किए और द टाइम्स ऑफ इंडिया को काफी पीछे छोड़ दिया, जिसके 183 मिलियन यूनिक विजिटर्स रहे हैं। कॉमस्कोर के सोशल मीडिया मैट्रिक्स के मुताबिक नेटवर्क 18 का सोशल मीडिया के कुल पॉपुलेशन में 54% तक रिच है, जो अपने नजदीकी प्रतियोगी से 2 गुना ज्यादा है। भारतीय भाषाओं में भी नेटवर्क 18 न्यूज 18 सबसे आगे रहा। कैटेगरी के 182 मिलियन यूनिक विजिटर्स के साथ नंबर 1 पर रहा है न्यूज 18।